आज देखिए साल का पहला कारोबारी सत्र, अभी भी थोड़ा सा ठंडा है मार्केट, वॉल्यूम के लिहाज से ज्यादा एक्शन नहीं, लेकिन ट्रेड्स तो थोड़ी बहुत मंदी के ही बैठते हुए दिखाई दे रहे हैं। 10,800 के आसपास प्रदीप मार्केट लड़खड़ाता हुआ। निफ्टी बैंक में हमने देखा है प्रेशर, और हम इकलौते हैं जो ट्रेड कर रहे हैं। शायद यही वजह है, हमारा भी दिल नहीं है ट्रेड करने का और ना ही बाजार पे ज़्यादा बात करने का, लेकिन जाहिर है कि बाजार चल रहे हैं, खरीदारों की कमी है और दुनिया भर के ज़्यादातर बाजार बंद हैं, चाहे वो शेयर बाजार हो, कमोडिटी बाजार हो, काफ़ी करेंसी बाजार, सब बंद है। तो ऐसे में हमारे बाजार में भी बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि मूडलेस कारोबार चल रहा है, लेकिन चल तो रहा है। तो क्या बात करें, पहले बेयर्स देख लेते हैं, क्योंकि इन्होंने थोड़ा सा मौका लिया है आज पोजीशंस हल्की करने का, काटने का, तो वो ट्रेड्स आपके सामने लेकर आते हैं। देखिए आज ऑटो कंपनियों पर फोकस है, क्योंकि एक के बाद एक बिक्री के आंकड़े आ रहे हैं। एमएनएम की ट्रैक्टर बिक्री निराशाजनक रही, स्टॉक देखिए 26 रुपए गंवा चुका है, 777 तक के लेवल्स देखे जा रहे हैं। मारुति की बिक्री निराशाजनक रही और उसके बाद गिरावट है। अब आगे अशोक लेलैंड को लेकर भी उम्मीद, माफ कीजिएगा, अनुमान यही है कि बहुत खराब आंकड़े आएंगे। उसमें तो सुबह से ही बिकवाली का प्रेशर बना, तो ये पूरा पैक है जो प्रेशर डाल रहा है, दबाव डाल रहा है आज मार्केट पर। मेटल्स की चमक आज थोड़ी सी फीकी पड़ी है। तो कल तक जो सारी स्टील कंपनियों में तेजी थी वो आज हवा हो गई, खासकर टाटा स्टील और सेल में आज देखिए करेक्टिव मूव आया है। हिंडाल्को, टाटा स्पंज दूसरे लूजर्स साबित हो रहे हैं आज के कारोबारी सत्र में। इसके अलावा जो निजी बैंक है उन्होंने मूड बिगाड़ा है, लेकिन उससे पहले लिकर कंपनियां, न्यू ईयर तो खत्म हो गया, छुट्टियां खत्म हो गई और महाराष्ट्र सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया कि एक्साइज ड्यूटी 25% पर बढ़ाने पर, स्पेशली इंडियन मेड फॉरेन लिकर पर बढ़ा दी गई है आज से, और वो भारी पड़ रहा है रैडिको, यूनाइटेड स्पिरिट्स जैसे काउंटर्स पर। इसको देखकर हमने देखा यूबीएल जैसे स्टॉक्स भी आज टूटने लगे। यहाँ पर बड़े वॉल्यूम्स पर आज बिकवाली की पोजीशंस आई जरूर हैं। निजी बैंक भी आपके लिए लेकर आते हैं जहां पर प्रेशर देखने को मिला है। इसमें आप ध्यान देंगे तो इंडसइंड बैंक सुबह में लड़खड़ाया, अभी भी बंदी के सौदे। फेडरल बैंक, कोटक, आईसीआईसीआई बैंक, इन सब ने अंडर परफॉर्म किया है। फटाफट आपको बता दें कि आज वो एफनो वाले स्टॉक्स कहाँ हैं जहां पर प्रेशर देखने को मिला है। तो कोलगेट है, एसआरएफ एक ट्रेड है जो काफ़ी मंदी वाला साबित हुआ है। सुबह से यहाँ पर मंदी की पोजीशंस लोगों ने कहा है ली जाए। अदानी एंटरप्राइजेस और चेन्नई पेट्रो ये दूसरे लूजर्स। बढ़ने वाले स्टॉक लेकिन इस बाजार में भी हैं। एक्सिस बैंक जहां पर आज से नए एमडी सीईओ ने चार्ज संभाला है, और यस बैंक उम्मीद की जा रही है कि अगले 10 दिनों में यहाँ भी नए एमडी सीईओ का नाम हमें पता चले। 9 तारीख को बोर्ड मीटिंग होने वाली है। तो ये प्राइवेट बैंक जहाँ पर कुछ खरीदारी देखने को मिली है, लेकिन आज सरकारी बैंक सबसे ज़्यादा फोकस में है। यूको बैंक हमने आपको बाजार खुलते ही कहा था, तब 4% ऊपर था, 10-11% तक की तेजी देखी, अभी भी 10% ऊपर बना हुआ है। देना बैंक उसके बाद हमने सुबह पकड़ा था पहला सौदा में, और फिर बैंक ऑफ बड़ौदा दोपहर के दौरान। ये सारे सरकारी बैंक तेजी में हैं। इनफैक्ट अगर आप वायदा कारोबार पे इस समय नज़र डालें और देखें सबसे ज़्यादा लॉन्ग बिल्डअप अच्छे वॉल्यूम के साथ कहाँ हो रहा है, तो जो स्टॉक्स मेरी नज़र में आए वो सारे के सारे बैंकिंग स्टॉक्स थे। सरकारी बैंक, कैनरा बैंक, इंडियन बैंक, ओबीसी, यही वो सेक्टर है जहाँ पर आज वायदा कारोबारी, हालांकि वायदा कारोबारी आज बहुत बड़ी पोजीशन बनाने के मूड में नहीं है, लेकिन जो बन रही है पोजीशन वो इसी एक सेक्टर में, सरकारी बैंकों में बनती हुई आपको नजर आएगी। इसके अलावा और कहाँ मूवमेंट है, इंफ्रा कंपनीज में। जेएमसी प्रोजेक्ट, इसको एक ऑर्डर मिला है। एचसीसी कल 20% चला था, आज फिर फॉलोअप है। मिड कैप्स में नजर डालिए, अतुल ऑटो, नतीजों का असर, आंकड़ों का असर, जो बिक्री शानदार हुई है उसका फायदा मिल रहा है। इसके अलावा रूपा एंड कंपनी, जुआरी एग्रो, ये कुछ और स्टॉक्स हैं जहाँ पर आज हमने अच्छे वॉल्यूम के साथ खरीदारी देखी है। एक और सेक्टर है रियल एस्टेट, डीबी रियल्टी, कोलते पाटिल, अजमेरा रियल्टी, डीएलएफ और तमाम स्टॉक्स हैं। इस पूरे के पूरे सेक्टर में जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है। तो आज के स्टार परफॉर्मेंस, एक तो सरकारी बैंक और दूसरा मुझे रियल एस्टेट नजर आता है। जी हाँ, और हमारे साथ हमारे जानकार भी जुड़ रहे हैं। आज ऑफ कोर्स बात होगी कि 2019 की शुरुआत इतनी नर्म हुई है तो क्या स्ट्रैटेजी हो। शुभम अग्रवाल, सर्वेंद्र श्रीवास्तव और आशीष कुकरेजा, आप सभी का स्वागत है, हैप्पी न्यू ईयर। लेकिन सबसे पहले शुरुआत करते हैं ट्रेड एट 2 से। शुभम, क्या निकाला, क्या करेंगे? गुड आफ्टरनून हर्षदा, पहले तो हैप्पी न्यू ईयर आपको, प्रदीप को और सारे सीएनबीसी आवाज़ के दर्शकों को। आपको भी। तो जो शुरुआत हुई है न्यू ईयर की,
जो शुरुआत हुई है न्यू ईयर की वो थोड़ा सा नेगेटिव टोन पे है और कल भी जब हम मॉर्निंग शो में हर्षदा हम जब बात कर रहे थे मुझे लग रहा था कि निफ्टी में एक करेक्शन आना चाहिए बिकॉज 11,000 का जो स्तर है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बना हुआ है। तो एक बिकवाली का ही सौदा है जो भी करना चाहिए। और स्टॉक है अपोलो टायर्स। अगर आप देखें तो ऑटो स्टॉक्स ओवरऑल गिर रहे हैं बट टायर स्टॉक्स में भी बहुत सिमिलर बिल्टअप देखने को मिल रहा है। और अपोलो टायर में आज फ्रेश शॉर्ट्स इनिशिएट होते जा रहे हैं और एक चैनल में बना हुआ था जहां पे एक फेलियर होता हुआ दिख रहा है। तो मुझे लगता है आने वाले दिनों में यहाँ पे गिरावट बढ़ेगी। तो अपोलो टायर को शॉर्ट करने की सलाह है। 225 के टारगेट के लिए स्टॉप लॉस होगा 242 का। ओके 242 पे स्टॉप लगाइए। 225 के टारगेट के लिए अपोलो टायर्स को बेचने की राय आपके लिए आ रही है। आज का ये शॉर्ट ट्रेड इनिशिएट आप कर सकते हैं। बाजार का मूड ऐसे भी थोड़ा खराब हो रहा है। टायर स्टॉक्स में एक बात खास तौर पे हमें नजर आई कि वो क्रूड का फायदा मिला। क्रूड के गिरने के साथ साथ इनमें एक पुल बैक जरूर आया, लेकिन ऊपर आने के बाद ये स्टॉक फिर से थकते हुए नजर आ रहे हैं। सर्वेंद्र, आप तो मंदी पकड़ने में सबसे माहिर हैं, अपोलो टायर्स शॉर्ट करेंगे? नमस्कार प्रदीप जी। नमस्कार। पहले तो मौका है तो सबसे पहले तो दर्शकों को नववर्ष की शुभकामनाएं और आप लोगों को भी पूरे CNBC आवास परिवार को, हर्षिता जी को नववर्ष की शुभकामनाएं। देखिए कोशिश तो यही रहेगी कि साल अच्छा रहे बट अब साल दोनों तरफ ट्रेड करके चलाना पड़ेगा काम, क्योंकि जिस तरह के सेटअप्स अभी शुभम भी बोल रहे थे, जिस तरह के सेटअप्स बन रहे हैं, बनना चाहिए जी, पैसा बनना चाहिए, बेसिकली पैसा बनना चाहिए। और जैसे आप राइटली पॉइंट आउट कर रहे हैं टायर्स में भी वो प्रेशर है और ओवरऑल बाजार के जो भी सेटअप बन रहे हैं कोई बहुत इंकरेजिंग नहीं बन रहे हैं। तो ये तो हम ऑलरेडी इस मंथ के स्टार्ट में जब हमने ट्रेड लिया था तो हमने यही बोला कि भाई 10,800 के पुट बाय करके रखें निफ्टी में और वहाँ पे ऐसा लगता है कि 300-350 रुपये का टारगेट आएगा उस पुट के प्राइस का। जहाँ तक टायर्स की बात है वहाँ मैं एक चीज़ में डेफिनेटली पॉइंट आउट करना चाहूँगा और अपोलो टायर्स तो हमारा नेगेटिव व्यू रहा ही है लास्ट 1.5-2 महीने से। हमने हमेशा इसको शॉर्ट का ही ट्रेड दिया है। इसका कारण यही है कि एक तो इसमें क्लियर डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है इसके लॉन्ग टर्म एवरेजेस के नीचे, जो कि इसके 200 डे के आप चाहे सिंपल देखें चाहे एक्सपोनेंशियल देखें, उसके ऊपर जाके टिक नहीं पा रहा है और कंटिन्यूसली सप्लाई आती जा रही है। उसके दो कारण है, एक तो जैसे आपने बोला क्रूड का जो बाउंस था वो अब शुरू हो गया है, तो जो भी गिरावट थी उसका तो फायदा जितना मिला अब यहाँ से क्रूड में भी एक बाउंस रहेगा। और जो इनके लिए सबसे बड़ी हानिकारक चीज़ रहेगी, जो हम लास्ट 2-3 महीने से बोल रहे हैं कि रबर भी बॉटम हो गया है। 7 साल के लो से रबर अब 20-25% ऊपर है और ये उसमें इनका 28% आई थिंक रबर में नेचुरल रबर लगता है अलॉन्ग विद क्रूड। तो अब क्रूड भी ऊपर जाएगा और नेचुरल रबर का भी 7 साल का बॉटम बन गया है। तो अब इनके लिए दोनों तरफ से मार पड़ेगी और मुझे लगता है कि टायर स्टॉक्स अंडर परफॉर्म करेंगे इस साल में। पूरे साल में अगर आप देखें तो टायर स्टॉक्स अंडर परफॉर्म कर सकते हैं। और आई थिंक जो तीनों लिक्विड नेम्स हैं अपोलो, सीएट और बालकृष्ण, आई थिंक सब में सेटअप्स नेगेटिव ही बन रहे हैं। तो 10 से 15% नेक्स्ट 2 से 3 महीने में आई थिंक टायर स्टॉक्स में गिरावट आ सकती है। बट यहाँ पे अगर एक ट्रेड लें अपोलो में, जो कि हम डिस्कस कर रहे थे, तो मुझे लगता है कि अभी फिलहाल इमीडिएटली 222 के स्तर नीचे में आएंगे और आप इसमें स्टॉप लॉस लगा के रख सकते हैं 238.10 पे स्पॉट में। इनफैक्ट यहाँ पर जिस तरह की खराब बिक्री के आंकड़े भी आ रहे हैं प्रदीप, ऐसी ही स्थिति रही तो ऑटो कंपनियां जो प्रेशर में हैं वो एक्सटेंड होगा इन एंसिलरीज और उन तमाम कंपनियों पर जो ऑटो से क्लियरली जुड़ी हुई हैं। टायर कंपनियां, वहाँ पर भी ऑब्वियसली अगर गाड़ियाँ बिक नहीं रही है तो टायर्स क्यों बिकेंगे, वहाँ पर भी डिमांड थोड़ी सी फीकी पड़ती हुई दिखाई देगी। तो ये ट्रेडेड 225, 222 तक के लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। लेकिन इंडेक्स में क्या कोई आज ट्रेंड आप बता पाएंगे? मंदी का ट्रेंड बनता हुआ दिख रहा है। इनफैक्ट थकान ज़्यादा लग रही है, हम ये कहेंगे बाजार में। अगर आप नज़र डालें, पहले आपको हम डेली चार्ट दिखाते हैं और फिर इंट्राडे निफ्टी का चार्ट लेकर आएंगे। अगर आप निफ्टी का डेली चार्ट देखेंगे तो यहाँ आपको साफ तौर पे दिखाई देगा कि बाजार एक अप ट्रेंड में है, लेकिन ऊपर की तरफ देखिए नए हाईज नहीं बन पा रहे हैं और वहाँ पे थोड़ा थकता हुआ नजर आ रहा है। आखिर के 2 रेड कैंडल आपको दिखाई देंगे, कल भी और आज भी। कल भी बाजार ने शुरुआती घंटे में जो हाई बनाया वहाँ पर हम लौट नहीं पाए। आज फिर से शुरुआती घंटे में जो हाई बनाया वहाँ पर हम लौट नहीं पाए। जहाँ पे खुले हैं करीब करीब वहीं पर दिन का टॉप बनता हुआ नजर आया है, जो साफ तौर पे एक बेरिश सिग्नल है। और ऐसे में अगर आप इंट्राडे चार्ट पे शिफ्ट होंगे तो आपको साफ तौर पे दिखाई देगा कि हमने जो ये उछाल देखा था, हम एक लोअर स्विंग टॉप बनाकर अब कमज़ोर होते हुए नज़र आ रहे हैं। और हमने आज पहले घंटे के जो लोज थे उनको तोड़ा, हमने पिछले 2 दिन के जो लोज थे उनको भी तोड़ा है। तो बाजार में एक वीकनेस बनती हुई दिखाई दे रही है और ऐसी स्थिति में एक शॉर्ट का ट्रेड इनिशिएट होता हुआ निफ्टी पर आपको ज़रूर नज़र आएगा इस स्थिति में। और करीबन 10,900 के आसपास एक स्टॉप लगा करके आप शॉर्ट कर सकते हैं। 10,775, 10,750 तक के लेवल आने की गुंजाइश दिखाई देती है। थकान थोड़ी और आगे बढ़ेगी। इस समय इमीडिएट टारगेट बहुत ज़्यादा डीप शायद नहीं लेकर चलना चाहिए, क्योंकि ओवरऑल जो ट्रेंड है वो काफ़ी हद तक पॉजिटिव दिखाई दिया है। लेकिन फिलहाल कमज़ोरी बननी शुरू हो चुकी है, बाजार थक रहा है, बुल्स थक रहे हैं और बेयर्स धीरे धीरे हावी हो रहे हैं। तो 10,775, 10,750 के टारगेट ज़रूर बन सकते हैं। यही बात अगर आप निफ्टी बैंक में भी देखें, तस्वीर कोई अलग नहीं है।
दोनों ही नज़रिए से। अगर आप डेली चार्ट में यहाँ भी देखेंगे तो निफ्टी बैंक भी एक अप ट्रेंड में है, जैसे कि आपको ये चार्ट दिखा रहा है। यहाँ पर फिर से ऊपर की तरफ थकान दिखाई देगी। और अगर आप इंट्राडे चार्ट्स की तरफ आएंगे तो वहाँ आपको ये दिखाई देगा कि आज के जो हाइज़ हैं, हमने कल के टॉप को निकालने में हम कामयाब नहीं हुए। आज और कल दोनों दिन आप देखिए जहाँ पर बाजार खुला है, ये जो पहले घंटे की आपको एक बड़ी रेड कैंडल नज़र आएगी, उसके बाद बाजार उसके ऊपर कभी नहीं जाता, दबाव में पूरे दिन ट्रेड करता है। आज फिर से शुरुआत में एक तो कल के टॉप से नीचे खुले, उसके बाद पहले घंटे की गिरावट के बाद दबाव में है, और अब 2 बजे के बाद, बल्कि 1 बजे के बाद दबाव थोड़ा सा और बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर भी सिग्नल ऐसे ही हैं, थोड़ा कूल ऑफ और दिखाई दे सकता है। 27,040 एक इंटरेस्टिंग लेवल है यहाँ पर, जिस पर आपकी नज़र होनी चाहिए। इसके नीचे निफ्टी बैंक फिसलता है तो एक क्लियर शॉट बनेगा। 26,800, 26,600 ये टारगेट्स आपको यहाँ पर मिलते हुए दिखाई दे सकते हैं। लेकिन फिलहाल ये 27,100 के आसपास है, तो या तो ये थोड़ा और ऊपर आ जाए स्टॉप लॉस के करीब तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बेहतर होगा, या फिर अगर ये 27,040 का लेवल तोड़ के उसके नीचे जाता है तब आपको यहाँ पर शॉर्ट करना चाहिए। आज क्लोजिंग के लिहाज से अगर आप देखें तो निफ्टी में क्लियरली मेरी नज़र होगी 10,840 के एक लेवल पर। अगर आप निफ्टी में आज 10,840 के नीचे क्लोज होते हुए बाजार को देखते हैं तो वो कंफर्मेशन होगा कि अभी ये कमज़ोरी और आगे जारी रहेगी। तो ये थोड़ा सा ट्रेंड में हम देख रहे हैं, जो तेजी का ट्रेंड था उस पर एक ब्रेक लगने के पूरे चांसेस हैं। शुभम, ऐसी स्थिति में फिर आपको क्या लग रहा है, कोई ऑप्शंस के जरिए अपने आप को हेज किया जा सकता है क्या? बिल्कुल हर्षदा, कल हमने एक बेयरपुट स्प्रेड की बात की थी, बट आज जब निफ्टी में ऑलरेडी एक कंफर्मेशन है कि यहाँ से डिक्लाइन शुरू हो चुका है, तो मुझे लगता है कि अब नेकेड पुट पे अगर हम सिंगल ऑप्शन लेकर के चलें तो वो भी काफ़ी बेनिफिशियल हो सकता है। और फर्स्ट हाफ ऑफ द एक्सपायरी है, तो यहाँ पे जो थीटा डिके है वो काफ़ी स्लो होगा, तो इसलिए मुझे लगता है कि नेकेड पुट ऑप्शन में 10,700 का पुट ऑप्शन जो अभी 125 के आसपास ट्रेड कर रहा है वो ट्रेड किया जा सकता है। 98 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें, और अपसाइड में मुझे लगता है कि 2 से 3 दिन का अगर हम इसको समय दें तो 170 175 तक का टारगेट यहाँ पे आता हुआ दिखना चाहिए। और वहीं पे अगर बैंक निफ्टी की हम बात करें तो बैंक निफ्टी मुझे लगता है कि ज़्यादा एक शार्प करेक्शन वहाँ पे एक्सपेक्टेड है, और वीकली एक्सपायरी का जो 27,000 का जो पुट ऑप्शन है जो अभी 100 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है वो खरीद के चला जा सकता है। स्टॉप लॉस होगा 75 रुपये का, और अपसाइड में 150 रुपये का टारगेट। तो दोनों ही इंडेक्स में मुझे लगता है आने वाले दिनों में जो मंदी है वो और एक्सेलरेट होगा। बट निफ्टी और बैंक निफ्टी में अगर हम कंपेयर करें तो मुझे लगता है बैंक निफ्टी में जो करेक्शन है वो ज़्यादा शार्प हो सकता है। इनफैक्ट साल के पहले दिन ये मंदी की बात करना मुझे तो बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है, लेकिन जो स्क्रीन पर दिख रहा है वही है। आशीष कुकरेजा, गुड आफ्टरनून एंड हैप्पी न्यू ईयर। बताइए, इस डिप का क्या आप फायदा उठाना चाहेंगे? हर्षदा, हैप्पी न्यू ईयर। प्रदीप, आपको भी और CNBC आवाज़ के सब टीम को और दर्शकों को। देखिए, वॉलेटिलिटी के लिए तो अब तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। पहले दिन ही हमें मार्केट समझा रहा है कि इतना आसान नहीं होगा। आने वाला कुछ समय, आने वाले कुछ महीने जनवरी में आ चुके हैं। 15-20 दिन के अंदर अंदर आपको शायद इलेक्शंस की डेट्स आनी शुरू हो जाएं, शेड्यूल्स आने शुरू हो जाएं, कौन किसके साथ हाथ मिला रहा है, कौन कहाँ जा रहा है, सरकार क्या कदम उठाने वाली है आने वाले कुछ दिनों में टू गेन सम सॉर्ट ऑफ मोमेंटम फॉर देम। सो आई थिंक मार्केट अब काफ़ी वॉलेटिलिटी के साथ रहेगी। अब ऐसा समय आ गया अर्चदा जब हमारे यहाँ के इक्विटी इन्वेस्टर्स कितने मैच्योर है अब मालूम पड़ेगा। पिछले साल ने तो दर्शाया कि हमारे जो डोमेस्टिक फ्लोज थे उन्होंने मार्केट को संभाला है, लेकिन इस वॉलेटिलिटी में अगर हमारे यहाँ इक्विटी मार्केट मैच्योर हो गई है तो लगता है कि बहुत ज़्यादा गिरावट आपको देखने को नहीं मिलेगी। एक तरीके से वैल्यूएशन कंफर्ट ओवरऑल मार्केट का है। टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, इन एनी केस सिनेरियो यू विल सी बाइंग ऑन डिप्स एनी विच वेज, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अब एक एक्सट्रीम अमाउंट ऑफ वॉलेटिलिटी है। अपसाइड बहुत कम 11,100, और नीचे में तो फिर 10,000 9,800 तक के भी आप बात कर सकते हैं अगर ग्लोबल वापस खराब होता है तो। ओके, लेकिन उतार चढ़ाव तो बाजार में चलते रहेंगे, पर कुल मिलाकर आप इस साल क्या उम्मीद कर सकते हैं, क्या लेवल्स आ सकते हैं? सुबह हम देख रहे थे कुछ बड़े दिग्गजों को लगता है सेंसेक्स 42,000 जा सकता है, ऐसी रिपोर्ट सामने आई है। तो हमने पूछा ये सवाल आज अपने दर्शकों से। हमारा ट्विटर पोल आज यही था कि सेंसेक्स कहाँ तक जाएगा, 40,000, 42,000 या 45,000? आशीष, शुभम,
और सरविंद्र, आप भी बताइएगा कि आपका जवाब क्या है। फिलहाल हमारे दर्शकों के जवाब सबसे पहले आपको बताते हैं जो अब तक हमें मिले हैं, और ये है अब तक का नतीजा। 40,000 40% कह रहे हैं, 42,000 पर 30 और 45,000 पर भी 30% लोगों ने अपनी राय दी है। थोड़ा कंजर्वेटिव व्यू लेकर इस समय हमारे दर्शक चल रहे हैं। 10% की अपसाइड पर वोट ज़्यादा हैं। हालांकि अगर आप देखें तो 42 तक जाने की उम्मीद भी 30% लोगों को ज़रूर है। आशीष, आपका वोट कहाँ है? देखिए, आप 2019 के एंड तक की बात कर रहे हैं जी। हाँ, देखिए, आपको ये समझना है कि ये जो अब आने वाले समय में जो कॉम्बिनेशन बनकर आएगा, मार्केट जरूर अनसर्टेनिटी के बाद आगे एक स्टैंड ले पाएगी। मैं इस साल का नहीं, अगर आप मुझे अलाउ करें तो मैं 1.5 से 2 साल का पर्सपेक्टिव देना चाहूंगा। नंबर दीजिए, नंबर का पर्सपेक्टिव देना चाहूंगा, आंकड़ा दीजिए सर। सो मेरे ख्याल से आई थिंक 40,000 to 42,000 इज समथिंग व्हिच आई विल आल्सो वाउच फॉर, लेकिन मैं 2020 की बात करूंगा। यहाँ से 10% भी नहीं बढ़ेगा? आप तो फिर बहुत मंदी की बात कर रहे हैं। देखिए, मार्केट एक जगह खड़ा तो रहता नहीं है। देखिए, बिल्कुल नहीं, मार्केट तो सरप्राइज करेगा ही, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं, बट लाइक आई सेड, ये इवेंट जो है इसका मैच्योर होना बहुत इंपॉर्टेंट है टू फॉर्म दिस ओपिनियन। चलिए ठीक है, तो बाजार लेकिन पहले ही अपना रास्ता ढूंढ लेता है। बाजार को सब कुछ चीज़ें पता होती है, हम तो ये मानते हैं। देखिए, पिछली बार चुनाव के बहुत पहले से बाजार ने नतीजा पढ़ लिया था और उस हिसाब से सब डिस्काउंट हो गया था। इस बार भी देखिए, राज्यों के इलेक्शन के नतीजा है, उस दिन तो बॉटम हो गया और बाजार ने तेजी दिखा दी। बिल्कुल। आपका नंबर क्या है बताइए? 40, 42, 45? इन्हीं में से चूज करना है कि कुछ अपना भी नंबर दे सकते हैं? तीनों नहीं। ओके, मेरे हिसाब से पहले 6 महीने खराब हो सकते हैं, तो अब उसके बाद कितना रिकवरी आएगी, तो आई थिंक अगर पहले 6 महीने खराब होकर रिकवरी आई तो 40 के नंबर के साथ जाऊंगा ईयर एंड में, वो पॉसिबिलिटी है। बट पहले 6 महीने खराब होकर फिर 6 महीने अच्छे नीचे का आपका आंकड़ा क्या है? नीचे में मुझे लगता है कि एक बार 29 से 30,000 सेंसेक्स छू के आएगा, और बेस्ट केस में 32 जो उसकी नेकलाइन है वहां तक तो एटलीस्ट, या ओके, तो 6 महीने खराब हो सकते हैं। 10 से 20% की गिरावट, उसके बाद फिर आपको 40,000 के लेवल वापस दिखाई देंगे, तो उतार चढ़ाव रहेगा। शुभम, आप क्या कहते हैं? 40, 42 या 45? प्रदीप, इनमें से लोएस्ट 40 है, तो मैं 40 के साथ जाना चाहूंगा। तो मुझे लगता है 25% का रिटर्न मिलेगा, बट उसके पहले 10% मार्केट में करेक्शन आएगा। और लोअर एंड जहां पे मुझे लगता है कि बाइंग में कंफर्ट होगा, वो लेवल है 32,000 का। तो बहुत सारे स्टडीज लॉन्ग टर्म कोइंसाइड कर रहे हैं 32,000 पे। तो मुझे लगता है अगर वो करेक्शन मिल जाता है तो उसके बाद वहां पे खरीद के 40,000 तक का टारगेट 2019 के लिए देखा जा सकता है। निर्मल जैन, IIFL के चेयरमैन, उनसे हमने बात की, उनकी राय भी आपको बताते हैं जो काफी मेल खाती है नंबर से। नए साल को एक्चुअली 2 भाग में डिवाइड कर सकते हैं। अगर आउटलुक आज बैठ के देखें हम लोग, जो अगर आज 1 जनवरी को देखें कि अगला साल कैसा लगता है, अगले 364 दिन, तो पहला हाफ जो है वो मुझे लगता है कि मार्केट कंसोलिडेट होगा और एक रेंज में रहेगा। और क्योंकि जब तक इलेक्शन और नई गवर्नमेंट के बारे में कोई सर्टेनिटी नहीं आती है तो कोई बहुत बड़ा ट्रेंड या पैसा या थोड़ा मुश्किल है। और जो दूसरा हाफ है, मैं क्योंकि आई एम एन ऑप्टिमिस्टिक पर्सन, तो मैं समझता हूँ कि इलेक्शन के जो रिजल्ट है मार्केट के लिए अच्छे रहेंगे, जो भी रिजल्ट रहे, और जो भी नई गवर्नमेंट आए वो उनकी जो पॉलिसी है, उनका जो पॉलिसी फ्रेमवर्क है, या जो उनका इकोनॉमी या के लिए जो रुझान है, या जो देखने का नजरिया है, वो पॉजिटिव रहेगा, तो सेकंड हाफ में मार्केट काफ़ी अच्छा काम करेगा। किस तरह की रेंज आप देख रहे हैं बाजार की, अगर आपने कोई भी नंबर इंडेक्स वगैरह के लिहाज से? अगले 6 महीने आप कह रहे हैं, तो 10,000 के आसपास एक बेस है। और इस साल के आखिर तक क्या नए हाइज बनते हुए दिखेंगे? पिछले साल के जो हमारे हाइज हैं, करीब हम 12,000 के आसपास पहुंच गए थे, क्या वहां तक, क्या उसके आगे निकल सकते हैं? हो सकता है थोड़ा समय लगे, मतलब पता नहीं, क्योंकि ये कहना बहुत मुश्किल है कि किस तरह की सिचुएशन इमर्ज होती है, मतलब इलेक्शन के बाद। अगर मजबूत सरकार आई तो हो सकता है, मतलब एकदम अगर 10,000 के रेंज में रहेगा तो 10 से 20,000 रातों रात तो नहीं हो जाएगा, पर हो सकता है, मतलब अगले 1 साल में, 18 महीने, मतलब यहाँ से 20 नहीं, हाँ 2020 तक, हाँ, जैसे सरकार आने के बाद 1 साल में 20-25% रिटर्न आपको मिल सकता है अगर कोई मजबूत सरकार आए तो। ओके, तो 20% तक के 20-25% तक के रिटर्न्स मिलेंगे अगले 1 साल में अगर मजबूत सरकार आए। लेकिन किन सेक्टर्स में बनेगा पैसा, और ओवरऑल करेंसी मार्केट के लिहाज से, रेट्स के लिहाज से, इकोनॉमी के लिहाज से निर्मल जैन की क्या राय है इस पर? ये पूरा इंटरव्यू आप देख सकते हैं आज शाम 6:30 बजे CNBC आवाज़ पर, तो आप उस पर उसके लिए भी तैयारी करके रखें। लेकिन देखिए, सब मंदी के बीच एक सेक्टर है जिसने आज मूड और बिगाड़ दिया है दोपहर के ट्रेड के लिए,
और वो है ऑटो कंपनियां। ऑटो कंपनियों में M&M ट्रैक्टर बिजनेस ने काफी खराब प्रदर्शन दिया, तो स्टॉक टूटना था, टूटा है। इस समय जो नया एक्सीडेंट साबित होने लगा है, जहां पर बिकवाली की स्थिति बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, वो है आयशर मोटर्स। वो आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। यहाँ पर अच्छी स्थिति बिल्कुल नहीं है, 200 रुपए से ज्यादा का नुकसान, लगभग 1% तक का कट इसने दिखा दिया है। देखिए वैसे भी एक हैवी वेट काउंटर है, लेकिन यहाँ पर भी डर यह बैठने लगा है कि शायद सेल्स के लिहाज से थोड़ा सा मामला खराब रह सकता है। और प्रदीप, मेरे ख्याल में ये क्या इन्होंने पिछले महीने ही वो अपनी नई गाड़ियां, नई रेंज लॉन्च की थी, तो उसका पिकअप क्या है उस पर भी बाजार की नजरें रहेंगी। उन्होंने 350 सीसी की वो बाइक्स रॉयल एनफील्ड वाली लॉन्च की। आयशर में हालांकि जो इनकी फैक्ट्री बंद थी वो शुरू हुई है, तो उसका कुछ फायदा शायद मिलेगा। फायदा मिलेगा, 5-6% के आसपास की ग्रोथ का ये अनुमान है। हाँ, अब देखते हैं, बहुत ज्यादा नहीं। अब तक तो जो भी आंकड़े आए हैं, ऑफ कोर्स वो अलग एक आंकड़ा लेकिन अच्छा आया है, और वो है एस्कॉर्ट्स का। और वो स्टॉक भी आप देखिए तो तगड़े मोमेंटम में है। एस्कॉर्ट्स पे इस समय कोई मौका दिखता है क्या? शुभम, नजर डालिए एस्कॉर्ट्स के चार्ट पे। देखिए फॉलो अप बाइंग चल रही है। आंकड़े कुछ देर पहले आए थे, उस समय जो तेजी बनी, उसके बाद अभी कंटिन्यूअस जिस तरह से यहाँ पे खरीदारी हो रही है, क्या लगता है आपको एस्कॉर्ट्स पे एक पोजिशनल ट्रेड बनता है इन लेवल्स पे? प्रदीप, यहाँ पे दो चीजें हैं। एक तो शॉर्ट टर्म मोमेंटम अगर हम देखें तो मुझे लगता है कि ये मूव 730 के तरफ बढ़ना चाहिए, बट अगर थोड़ा मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो 730, 35, 40 ये बहुत स्टिफ रेजिस्टेंस है, जिसके पार निकल पाना मुझे लगता है थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तो अगर सिर्फ शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग की हम बात करें, मुझे लगता है अगर वहां पे किसी के पास ऑलरेडी अगर ट्रेड है तो 730 के टारगेट के लिए आप बने रह सकते हैं। 710 का एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेंटेन करें, बट यहाँ पे फ्रेश ट्रेड लेने की मैं सलाह नहीं दूंगा, बिकॉज जिस तरह से ओवरऑल मार्केट में भी थोड़ा प्रेशर बनता हुआ दिख रहा है और 730 के आसपास स्टिफ रेजिस्टेंस है, तो मुझे लगता है फ्रेश ट्रेड के लिए अब यहाँ पे थोड़ा सा लेट हो चुका है। तो बने रहे 710 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से, बस फ्रेश ट्रेड की सलाह नहीं होगी। मैं 702-3 के आसपास था जब अमरीश बालिगा हमारे साथ जुड़े थे, और उन्होंने 2029 के लिए इसको अपना एक पिक किया है। 950 रुपए के टारगेट उन्होंने दिए हैं। और देखिए उसके बाद ये जो पहला आंकड़ा आया है वो तो हौसला बढ़ाने वाला है। ट्रैक्टर बिक्री में 27% का इजाफा। सर्वेंद्र, आप थोड़ा लंबा व्यू अगर इस पे ले, क्या लगता है आपको, मौका है यहाँ पर एक पोजिशनल ट्रेड का या डिलीवरी लेकर कुछ हफ्तों के ट्रेड का? M&M जी नहीं, एस्कॉर्ट्स की बात कर रहे हैं जी। आई थिंक अपने पेयर्स से तो थोड़ा बेटर परफॉर्म कर रहा है, और करेक्शन भी पीछे इसके हो चुके हैं, काफ़ी गहरे करेक्शन हो चुके हैं। तो 1000 वाली चीज़ तकरीबन 550 तक जा चुकी है और वहाँ से बाउंस आ रहा है। तो अगर इसके क्वार्टरली सेटअप्स देखें तो इसने क्वार्टरली में तो एक अच्छा बुलिश कैंडल बनाया है, और उसके पुल बैक्स ही चल रहे हैं। तो मैं इसमें अगर पोजिशनल सोचूं तो आई थिंक फिलहाल मैं इसमें 770 तक सोचूंगा, उसके बियॉन्ड अभी नहीं। बट 770 जो कि एक डिसेंट अपसाइड है, इस ट्रेड को आपको रखना पड़ेगा 10 से 15 वर्किंग डेज एटलीस्ट। और अगर आप वो ट्रेड ले रहे हैं तो आई थिंक उसमें स्टॉप लॉस रहेगा 674 के नीचे। इनफैक्ट ये एक चीज मुझे याद है, पिछले 15 दिनों में एस्कॉर्ट्स पर हमारी नजरें थी। ये 695 के आसपास बार बार अटक रहा था। अब 700 के पार निकला है, तो शायद कॉन्फिडेंस अब आ गया है चार्ट्स पर कि 730 तक के लेवल्स देखने को मिलेंगे। लेकिन आशीष, ये मुझे मामला समझ नहीं आ रहा है। एस्कॉर्ट्स के ट्रैक्टर सेल्स में इम्प्रूवमेंट है, और काफ़ी ड्रामेटिक इम्प्रूवमेंट है। तकरीबन 27%, 21% डोमेस्टिक ट्रैक्टर सेल्स, लेकिन M&M ने किया है अंडर परफॉर्म। उन्होंने 6% की डीग्रो दिखाई है। इसको कैसे पढ़े? देखिए, मेरे को लगता है कि प्रॉब्ली देयर कैन बी आई हैव नॉट रियली क्लोजली लुक्ड इनटू द नंबर, हर्षदा, बट इतना बड़ा अगर आपको वेरिएंस दिख रहा है तो डेफिनेटली कैन बी अ बेस इफेक्ट, सो टू स्पीक। बट आई कैन क्लियरली सी कि देयर आर सम मार्केट्स जहां पर अब डिमांड का एक सॉर्ट ऑफ रिन्यूड डिमांड है, प्लस जो पिछले कुछ दिनों में पूरा एक अनसर्टन था फार्म इकोनॉमी के आसपास, वो अब एक तरीके से जो अब गवर्नमेंट्स आ रही हैं, वेवर्स दे रही हैं, और सबको मालूम है कि आने वाले समय में देयर विल बी मोर एंड मोर फोकस टुवर्ड्स दैट साइड ऑफ इकोनॉमी। सो आई थिंक पीपल आर गोइंग आउट एंड स्पेंडिंग। सो आई थिंक आपको ये नंबर प्रॉब्ली M&M का इग्नोर करना पड़ेगा। इट डजंट मीन दैट इट कीप ऑन cracking from here. Probably there will be a better opportunity to add M&M at lower levels, because
वो बाकी जो लॉन्च हो रहे हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा से, जो बाकी सेगमेंट में आ रहे हैं, वो अच्छा पिकअप कर रहे हैं. So I think this is an opportunity. The numbers will start looking up in next couple of quarters. So I think probably looking at another counter, probably you should look at buying M&M at lower levels. ओके, M&M पर लेकिन चार्ट चेक क्या कह रहा है शुभम? क्या स्थिति देखी जाएगी आगे? 800 773 के लेवल्स आ गए हैं. हर्षदा, मुझे रिलेटिवली M&M का लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर काफ़ी पॉजिटिव लगता है. हालांकि अगर करंट लेवल पे देखें तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा यहाँ से करेक्शन शॉर्ट टर्म में बिल्कुल बढ़ेगा. बट अगर अपॉर्चुनिटी मिलता है ये करेक्शन में, तो मुझे लगता है कि 740 730 ये लेवल है जहाँ पे अगर ये करेक्शन में मिलता है तो बिल्कुल एक्यूमुलेट करना चाहिए. बिकॉज अगर आप इसका लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर देखें तो अगस्त 2014 से लेकर के जनवरी 2018 तक जो कंसोलिडेशन हुआ था उसमें एक स्टिफ रेजिस्टेंस बना हुआ था 730 के आसपास, और वो पार करने के बाद मुझे लगता है कि ऑलरेडी ये स्टॉक अब एक लॉन्ग टर्म अप ट्रेंड में आ चुका है. बट मार्केट में थोड़ा दबाव बना हुआ है, इसलिए यहाँ पे हो सकता है थोड़ा बिकवाली का माहौल बिल्कुल बना हुआ है. तो मेरी राय होगी कि ये करेक्शन होने के बाद 740 730 ये लेवल पे अगर मिलता है तो वहां पे खरीदे. 2019 में अच्छा खासा यहां से परफॉर्मेंस देखने को मिलना चाहिए. स्टॉप लॉस रखना चाहिए 680 पे. और मुझे लगता है कि जो रिवाइवल है इसमें हो सकता है कि अगर आप निवेश 6 महीने के लिए करें तो 950 से 975 तक का टारगेट यहां पे आता हुआ दिखेगा. तो शॉर्ट टर्म दबाव है, बट ये दबाव कंप्लीट होने के बाद मुझे लगता है कि इसको पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए विद अ 6 मंथ्स पर्सपेक्टिव. तो डिप्स पर खरीदा जाए ये शेयर, ये आपके लिए सलाह है. 6 महीने में आपके अच्छे रिटर्न्स कमा कर देंगे. प्रदीप, अब क्योंकि हम दबाव वाले सेक्टर्स की बात कर ही रहे हैं, लेकर कंपनियां रेडार पर लेकर आते हैं. और हमने देखा है इन्होंने अच्छी खासी पार्टी एंजॉय की दिसंबर के महीने में. प्रदर्शन चाहे यूनाइटेड ब्रूरीज हो, स्पिरिट्स हो, सबने अच्छे रिटर्न्स आपको पिछले 1 महीने में कमा कर दिया है. लेकिन आज झटका लगा है. महाराष्ट्र ने एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी है इंडियन मेड फॉरेन लिकर पर. 20 से 25% का एक्साइज ड्यूटी उन्होंने बढ़ा दिया है, और इसी ने पूरे पैक में वो बिकवाली का दबाव इनिशिएट किया. अब आशीष, हमें ये समझाइए, जब आईटीसी या फिर दूसरे सिगरेट मैन्युफैक्चरर्स प्राइसेस बढ़ाते हैं वहां पर कंजम्पशन पर तो कोई सेंध नहीं लगता. अब ये ड्यूटी बढ़ गई है तो क्यों बाजार इसको ऐसे पड़ रहा है कि यहाँ पर कंजम्पशन कम हो जाएगी, इन स्टॉक्स को बेच देना चाहिए, एग्जिट कर लेना चाहिए, या फिर ये एक सिर्फ बहाना है? नहीं, आई थिंक थोड़ा एक बहाना तो आप कह सकते हैं, क्योंकि अच्छी बढ़त देखने को मिली थी और कहीं ना कहीं एक ड्यू था इस पूरे सेगमेंट में प्रॉफिट टेकिंग आना. बट देखिए, दिस बीइंग अ रीजनल सब्जेक्ट, स्टेट सब्जेक्ट, फिर वो अनसर्टन हो जाता है कि अब बाकी उसको परस्यू को फॉलो ना करें. उसके बाद फिर हर ब्रांड हर जगह प्रेजेंट नहीं होता, या हर कैटेगरी हर जगह सेम मार्केट शेयर नहीं लेके आती. You know, which is not the case with the cigarette. So probably that's a reason. इस फैक्टर की वजह से एक डायरेक्ट कंपैरिजन करना मुश्किल हो जाता है. इनफैक्ट सिगरेट में तो ग्रोथ आती रहती है. इनफैक्ट मेरे को तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं दोनों के फिगर्स डिस्टॉर्टेड से रहते हैं. सो लिकर में एक रीजन बन गया, जैसे आपने खुद बोला अर्षदा, और मुझे लगता है कि अब थोड़ा जो मुनाफा वसूली है सेगमेंट में बनी रहेगी. Probably it may throw up a better opportunity. लेकिन मैं एक अपॉर्चुनिटी लूंगा, क्योंकि आपने सिगरेट की बात करी, तो प्रॉब्ली अब इस समय जिस तरीके का मार्केट फ्रेमवर्क है, मुझे लगता है कि कंजम्पशन पे वापस अब ध्यान जाएगा. और आईटीसी जैसे स्टॉक्स मुझे लगता है कि इन लेवल्स पे कम डाउनसाइड की वजह से अट्रैक्टिव हो चले हैं. ओके, तो आपको यहाँ पर इनफैक्ट मौके नजर आते हैं. अगर एक या दो पिक्स आप बताएं. आशीष, आप क्या चुनेंगे? दिस फॉर मी, प्रदीप जी. या ओके, या सो आई थिंक जैसे मैंने बोला कि देयर आर अभी मार्केट में ऐसा हो गया प्रदीप कि कुछ सेक्टर्स तो डेफिनेटली एक्सपेंसिव, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, बट देयर आर सर्टेन सेगमेंट्स which will now probably for next 3 to 6 months will probably see some strong investment coming in. तो मुझे क्लियरली एफएमसीजी एक सेगमेंट उसमें ऐसा लगता है. प्राइवेट बैंकिंग एक ऐसा सेगमेंट लगता है जहाँ पे बहुत वेरिड व्यूज आते हैं, बट आई बिलीव दैट देयर इज अ बाइंग हैपनिंग एट दीज लेवल्स. सिमिलरली बीइंग अ इलेक्शन ईयर, मीडिया सेक्टर बताइए आशीष जी. एक्टिव हो चला है. सो दीज आर द सम ऑफ द सेक्टर्स, यू नो.
स्टॉक कौन सा चुनेंगे आप ये बताइए। आप सेक्टर बता रहे हैं तो हमारे दर्शकों को समझ में नहीं आएगा कि लेना क्या है, आप क्या कह रहे हैं। अच्छा, तो आप एफएमसीजी में आईटीसी, प्राइवेट बैंक्स में आईसीआईसीआई, डेफिनेटली मैनेजमेंट चेंज के बाद येस बैंक, एक कॉन्ट्रेरियन व्यू लेना चाहूँगा। फिर आई थिंक मीडिया में क्लियरली सन अच्छा लगता है क्योंकि एक बेस बना चुका है। सो इंफ्रास्ट्रक्चर जो लास्ट सेक्टर में बोलना चाह रहा था वो था एनसीसी। सो ये 4-5 स्टॉक्स हैं। ओके, इस बीच एक स्टॉक जिसने बहुत ज़ोर से रफ्तार पकड़ी है वो है जैकॉप। सर्वेंद्र एक बार नज़र डालिए, हम काफ़ी देर तक बात करते रहे तो काफ़ी ऊपर निकल आया है, हालांकि क्या मौका है अभी? नहीं, बिल्कुल। आई थिंक जैकॉप ने 90 के ऊपर एक बहुत स्ट्रॉन्ग डबल बॉटम रखा है और वहाँ से थोड़ा ऊपर आ गया तो वो स्टॉप लॉस तो नहीं, वो तो काफ़ी दूर हो जाएगा। बट अगर अब यहाँ से किसी को लेना है, आई थिंक मोमेंटम है इसमें और डिलीवरीज भी अच्छी जा रही हैं। मुझे लगता है कि 104 के नीचे स्टॉप लॉस रख के अभी भी इसमें ट्रेड बनता है अगर किसी को करना है। और आई थिंक 132-135 के स्तर ऊपर में रहेंगे जो ये छू सकता है। ओके, मोमेंटम ट्रेड की बात हो ही रही है तो क्वेस्कॉप पर भी एक फटाफट नजर डाल लीजिए क्योंकि स्टॉक में आई है तेजी। इस आधे घंटे में करीब 3% से ज्यादा का उछाल और क्वेस्कॉप अब 5% ऊपर है ट्रेड में। 693 तक के लेवल्स इसने अपने नाम कर लिए। देखिए वो स्टॉक आया आपकी स्क्रीन पर, इसका चार्ट चेक क्या कह रहा है और भागेगा 700 के पार निकलेगा क्या? नहीं, बिल्कुल। अगर इसको देखें तो आई थिंक कंप्लीटली ओवरसोल्ड स्टॉक की कैटेगरी में है और यहाँ से इसमें एक अच्छा बाउंस वाला ये फिल्टर है, तो मेरे उस फिल्टर पे डेफिनेटली ये आता है। और मुझे लगता है कि 700 भी क्यों, आई थिंक ये ऊपर में आपको 740-745 के भी स्तर दिखाएगा। वो खाली आई थिंक 7-8 दिन इसको वर्किंग डेज में आपको ट्रेड रखना पड़ेगा। तो 745 का ऊपर में टारगेट रखेंगे इसके लिए और स्टॉप लॉस इसमें लगा के रखेंगे 670 के नीचे, 669.40 लगा लें। आई थिंक काफ़ी बढ़िया लग रहा है स्टॉक। ओके, तो यहाँ पर तेजी का ट्रेड बनता है क्वेस्कॉप में आपके लिए। और अब 2:30 बज चुके हैं तो बारी है ट्रेड एट 230 लेने की। सर्वेंद्र, क्या है आज का ट्रेडिंग आइडिया बताइए। टायर्स में से ही है और टायर में सीएट, आई थिंक अपोलो की हमने बात की थी, टायर्स में ही है। मुझे लगता है कि 1266 का स्तर सीएट नीचे में छुएगा और इसको शॉर्ट करके चलें। 1303 रुपये 6 पैसे का इसमें एक स्टॉप लॉस रहेगा, 60 पैसे का, सॉरी। ओके, तो टायर्स में पहले अपोलो टायर आया था, वहां पर एक मंदी का आइडिया और अब आप देखिए 1266 तक के लेवल सीएट में देखने को मिलेंगे। तो 2 ट्रेड्स हमारे जानकार पहले शुभम ने दिया और अब फोकस सर्वेंद्र कह रहे हैं कि सीएट शॉर्ट करके जाएंगे, यहाँ पर पैसे बनेंगे। प्रकाश दीवान भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और उनसे भी यही पूछेंगे, जो ऑटो सेल्स के आंकड़े देखने को मिल रहे हैं क्या उसी का असर देखा जाएगा आगे इन टायर कंपनियों पर? प्रकाश, गुड आफ्टरनून एंड हैप्पी न्यू ईयर। बताइए क्या हो रहा है इधर? बस बढ़िया। नहीं, पहले तो आपको भी नए साल की बहुत बहुत ढेरों शुभकामनाएं। वो मिस कर रहा हूँ मैं, वो चश्मे जो आज आप सुबह लगा के हमने शुरू किए थे। नहीं, तब तो दिन अलग दिख रहा था, आज अब शाम ढलने लगी। बट हाँ, जो माहौल नंबर्स दिखा रहे हैं, बता रहे हैं, उससे एक चीज़ है कि स्लो डाउन तो है, गहरा है। कोई ये नहीं है कि सिर्फ फेस्टिव सीजन की डिले हो गई होगी। और चैनल चेक जो इन्वेंट्री की अगर आप करेंगे डीलरशिप्स में, तो वहाँ तो गाड़ियों में, 4 व्हीलर्स में, पैसेंजर सेगमेंट में और HCV MHCV में तो काफ़ी अच्छा खासा दबाव है। हो सकता है 2 व्हीलर शायद टिक जाए। तो अगर टायर स्टॉक लेना है तो JK टायर जैसे जो 2 व्हीलर की तरफ ज़्यादा झुकाव वाले कंपनीज हैं, वहाँ पे आप यू माइट बी एबल टू गेट दैट एडवांटेज। उनका प्राइसिंग है, वॉल्यूम ग्रोथ काफ़ी समय बाद आना शुरू हुआ है और कम प्लेयर्स हो गए उसमें, वो श्रिंक हुई है थोड़ी सी मार्केट। तो आई थिंक टायर्स विल बी इंटरेस्टिंग। बट ओवरऑल एंसिलरीज में अच्छा, अब जो मुझे समझ आ रहा है कि बहुत सिलेक्टिव लीडर्स जो है वही आपको इस साल चलेंगे। तो ये थोड़ा सा थीम फटीग वाला, जिसको कहते हैं थकान वाला हो गया है। तो ये क्योंकि आपने वो चैनल चेक की बात की और ये फटीग की जो आप बात कर रहे हैं, इस महीने से फाडा जो डीलर्स एसोसिएशन है वो रिटेल के आंकड़े देने शुरू करेगा। वो तो एक्चुअल पिक्चर पेंट करेगा, राइट? वो क्योंकि आने से कंपनियां अपने फैक्ट्री से माल बाहर भेज रही है लेकिन खरीद कौन रहा है? बिक्री जो हो रही है उसके नंबर अब आपको आने लगेंगे जो डीलरशिप से मिल रहे हैं। ये पहले मैन्युफैक्चरर OEM, ये OEM के नंबर्स हम आते थे जो देखते थे। वो तो क्या इन्वेंट्री ढल जाती है, उसको आपने धकेल दिया और वो अगले क्वार्टर में देखी जाएगी, फिर वो हो जाएगा। सो आई थिंक दिसंबर के नंबर्स जो आएंगे तब पिटाई जो आनी है वो आएगी। मैं कई सेक्टर की पिटाई की वेट कर रहा हूँ लेने के लिए, जो जहाँ पे ऑटो उसमें से एक है। जबकि मारुति के लिए बहुत बुलिश हूँ, लेकिन हमेशा रहता है कहीं ना कहीं एक वैल्यूएशन पे अच्छी चीज़ जो लगती है। सो विल वेट फॉर दैट अपॉर्चुनिटी। ओके, तो ये कॉल आपके लिए ऑटो एंसिलरीज पे। और अब
2:30 बज चुके हैं, तो बारी है आपको बताने की आज का मेरा पंड्या का फंडा स्टॉक इस समय का। और आज जो स्टॉक मैंने आपके लिए चुना है वो है लेमन ट्री होटल, और ये आज आपको देखिए ठंडा करके खाने का मौका दे रहा है। आपने 3-4 दिन पहले यहाँ पर एक खबर सुनी और उछाल आया, उसके बाद अब यहाँ पर एंट्री के लिए एक बेहतर पॉइंट नजर आता है। जो खबर थी आपको एक बार फिर से याद दिला दें, रेंटल हाउसिंग के कारोबार में एंट्री लेने के लिए इन्होंने वॉबक पिंकस के साथ करार किया है, और ये बहुत बड़े इन्वेस्टर ने दुनिया के। वॉबक पिंकस जिस कंपनी में निवेश करते हैं, हम आमतौर पर देखते हैं कि उस कंपनी में निवेशकों को, आपके और हमारे जैसे आम निवेशकों को भी बड़े शानदार रिटर्न मिलते हैं, क्योंकि सालों साल वहाँ पर एक अच्छी ग्रोथ नजर आती है। अब ये जो रेंटल हाउसिंग वाली पूरी स्कीम है, ये अपने आप में एक नई तरह का एक सेगमेंट है। इसमें हमारे देश में इस समय अगर आप इस प्रोजेक्ट को अलग रखें तो ओयो होटल भी ऐसे ही एक प्रोजेक्ट में लगा हुआ है, लेकिन जाहिर है कि वो लिस्टेड कंपनी नहीं है, तो आप यहाँ पर एंट्री लेने का मौका ज़रूर हासिल कर सकते हैं। अगर आप अमेरिका में देखें, अगर आप इवन चाइना में देखें, जो हमारे जैसा एक इमर्जिंग इकॉनमी है, वहाँ पर ये कैटेगरी काफ़ी डेवलप हुई है और काफ़ी ज़बरदस्त ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो अब यहाँ पर वॉबक पिंकस और लेमन ट्री मिलकर 3000 करोड़ का निवेश करने वाले हैं। ये जो रेंटल हाउसिंग होगी उसमें स्टूडेंट्स के लिए या आगे चलकर कामकाजी लोगों के लिए रेंटल हाउसिंग का प्रोविजन किया जाएगा, और इससे एक लीज इनकम सालों साल मिलेगी। शुरुआत में कंपनी निवेश कर रही है अपनी तरफ से 3000 करोड़ रुपए का 1500 करोड़ के 2 ट्रांच में, और उसके बाद फिर से जो इनका ओरिजिनल मॉडल है एसेट लाइट, जहां पर 3 में से 1 होटल जो है वो सिर्फ मैनेज करते हैं, वो उसको ओन नहीं करते, वैसे ही इस प्रॉपर्टी को भी वो आगे चलकर सिर्फ मैनेज प्रॉपर्टीज़ में कन्वर्ट करते हुए नजर आएंगे। तो वहाँ पर एक और शानदार मौका दिखाई दे सकता है। अगर आप अब तक का इनका कारोबार देखें, इस साल की पहली छमाही काफ़ी शानदार रही है, 17-18% के आसपास की ग्रोथ देखने को मिली। पिछले साल इसी छमाही में लॉस था, इस साल आपको इस छमाही में करीब 7-8 करोड़ रुपए का मुनाफा आता हुआ नजर आया है। और जो आगे का एक्सपेंशन प्लान है वो बहुत क्लियर है। 5000 कमरे इस समय हैं, अगले 6 महीने में ये 6500 तक पहुंचते हुए नजर आएंगे, अगले 1.5 से 2 साल में करीब 8000 रूम्स तक पहुंचते हुए नजर आएंगे। अगर आप पिछले साल भर का इनका नतीजा देखें तो आप पाएंगे कि इनके जो रूम रेट्स है उसमें 15% की बढ़ोतरी होती हुई दिखाई दी है। ऑक्यूपेंसी में जो 74% थी वो बढ़कर 76-77% पर आती हुई दिखाई दी है। मार्जिन में तकरीबन 2 से 3% का इजाफा देखने को मिला है। तो हर एक पैरामीटर पर आप यहाँ पर इजाफा देख रहे हैं, और यही वजह है कि करीब 8% हिस्सेदारी इस कंपनी में म्यूचुअल फंड्स के हाथ में है, करीब 14% हिस्सेदारी FIs के हाथ में है, और तकरीबन यहाँ पर मुझे दिखता है कि आप 90 रुपए के एक टारगेट के साथ इस स्टॉक पर बेट कर सकते हैं। लेमन ट्री होटल जिस पर इस समय मेरी नज़र है। हमारे साथ रजत बोस भी अब जुड़ रहे हैं। रजत, इसके चार्ट पे ज़रा नज़र डालिए, क्या देखते हैं आप? देखिए, जहाँ तक लेमन ट्री का सवाल है, मैं ये कहना चाहूँगा कि 78 का जो लेवल है, जो कि 3 दिन पहले खुला था उसी लेवल पे, और हाई भी उसी लेवल के आसपास बनाया, मतलब 77-80 ओपन एंड हाई था, उसी को पार करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि उसमें जो मैं देख रहा हूँ, सितंबर से लेके दिसंबर तक 3 बार उसी लेवल पे टॉप बनाया और नीचे आया। तो ये कंसोलिडेशन पार करके जब ऊपर चलेगा, उसके बाद में ये फिर 86 रुपया तक नेक्स्ट टारगेट बनता है। फिलहाल एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा प्रदीप, की आपका चॉइस बहुत बढ़िया है, इसमें आने वाले दिनों में अच्छी खरीदारी और अच्छी ऊपर की तरफ मूवमेंट होगा। लेकिन एक चीज़ देखिएगा, ये जो 27/12 के दिन 68 रुपया क्लोज करने के बाद में, और ये नेक्स्ट डे 10 रुपया ऊपर खुल दिया, इसमें क्या होता है, बीच में जो लोग का प्रॉफिट बुकिंग करना था उसको एक बहुत बड़ा मौका मिल गया, ऊपर में बेच दिया। तो ऐसा सिचुएशन पे जब भी कोई स्टॉक को आपको दिखेगा कि ये बहुत बड़ा गैप के संग ओपनिंग मारू बाजू दिखा के उस दिन ब्लैक कैंडल बनाता है, उसमें कुछ कंसोलिडेशन की जरूरत होता है। तो ये कंसोलिडेशन में कुछ टाइम बिताएगा, लेकिन आपका ये 78 पार भी करेगा और उसके बाद में ऊपर भी जाएगा। फिलहाल कोई अगर पोजीशन बनाएंगे तो उनको 68 के नीचे स्टॉप लगा के इन्वेस्टमेंट के रूप में इसमें खरीदारी करना चाहिए, कोई ट्रेडिंग इसमें नहीं होता है। बिल्कुल, इन्वेस्टमेंट की राय हम यहाँ पर आपको दे रहे हैं, लेकिन मारू बोसू आपने जो टर्म का इस्तेमाल किया उससे प्रकाश को थोड़ी चिंता होगी कि क्या है ये। दरअसल कोई भी कैंडल जिसका ओपन और हाई सेम हो और उसके बाद वो वहाँ से एक बड़ी सी कैंडल बनती है तो उसको मारू बोसू कैंडल कहते हैं। लेकिन उसकी आप चिंता ना करें, फंडामेंटल्स पे नज़र डालिए और इस खबर को एनालाइज करके बताइए। नहीं, आई थिंक लेमन ट्री डेफिनेटली इज़ वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट जो इस सेक्टर में, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में हम जब भी इवैल्यूएट करने जाते हैं तो इसका मॉडल बड़ा यूनिक निकल के आ जाता है। फंडामेंटल्स तो हैं ही अच्छे, पर आंकड़े कईयों के अच्छे रहे लेकिन उन्होंने डिलीवर नहीं किया है। लेकिन इस पर्टिकुलर बिजनेस में जो आपने एक चीज़ बोली, ये कर क्या रहे हैं, जैसे पहले रेस्टोरेंट चलते थे तो आपको रियल एस्टेट में निवेश करना पड़ता था, आप एक बनाते थे, आउटलेट बनाते थे, उसको फर्निश करते थे और फिर कमाई शुरू होती थी। अब हो क्या गया है, जो डिलीवरी जैसे शुरू हुई है खाने की,
तो डिलीवरी किचन शुरू हो गए जिनको कोई रियल एस्टेट में इन्वेस्ट नहीं करना पड़ता और वो जो आप चाहें वो पका के आपको भिजवा देते हैं और भाव उनको वैसे ही मिलते हैं। दिस इज एग्जैक्टली लेमन ट्री इज डूइंग दैट कि आप खरीदिए मत, आप आइए, आपको महीना रहना है, 12 महीने रहना है, आप हमसे लेके जाइए, सिर्फ रेंटल भरिए और करिए। सो दैट गिव्स पीपल अ लॉट ऑफ फ्रीडम, फ्लेक्सिबिलिटी। और वो चीज़ की कमाई जो है जिसको हम IRR बोलते हैं, IRR के हिसाब से जो इन्वेस्टमेंट ये लोग करते हैं उससे बहुत अच्छा आता है, क्योंकि पैसे तो वॉरबर्ग पिंकस जैसी कंपनी लगा रही है जो लॉन्ग टर्म 8-10 साल के लिए, ये तो सिर्फ ऑपरेट कर रहे हैं उसको, मैनेज कर रहे हैं उसको। और अगर होटल मैनेजमेंट जो है वो आपके अपार्टमेंट को सर्विस कर रहा है तो आप सोच सकते हैं कि उसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी रह सकती है। सो आई थिंक द मॉडल इज़ वेरी गुड। इसको बस थोड़ा सा चलने दीजिए, एक बार ट्राई हो जाए, शुरू हो जाए, एक्सेप्ट हो जाए, तो आई थिंक ये बिल्कुल रीडिफाइन कर सकता है। तो लॉन्ग टर्म के लिए बहुत बढ़िया इस पर नज़र रहनी चाहिए, इसको छोड़िए मत। बट हाँ, ये अब आप 78 का वट एवर मारिबोजू हुआ, ये हुआ, हाँ वो लेवल्स का मैं इतना आइडिया मेरे को, क्योंकि मैंने वो नहीं देखा, बट आई थिंक इट्स अ वेरी गुड बिजनेस मॉडल। लेकिन कॉम्पिटिटिव है। यस, वो तो एंड जो आपने ओयो का जिक्र किया प्रदीप, हम बस इंतजार कर रहे हैं उसका भी इशू, यू नेवर नो, यू नेवर नो। और चाइनीज मार्केट में ओयो ने जो बड़ा कदम ले रखा है वो कोलिविंग एक बहुत बड़ा प्ले है। एयरबीएनबी भारत में काफी अग्रेसिव हो गया है कोलिविंग को लेकर। तो टाइमली एक लिस्टेड कंपनी ने इस कॉम्पिटिटिव स्पेस में जहां पर इनोवेशन पर इतने स्टार्टअप्स फोकस कर रहे हैं और वो रिस्क उठा सकते हैं, उन्होंने कदम रखा है। सो उसके बेनिफिट्स तो डेफिनेटली आते हुए दिखाई देंगे। और हाल ही की ये डेवलपमेंट है उसका एक्शन तो हमने पहले भी देखा है। लेकिन एक स्टॉक जो इस समय फिर चलने लगा है काफी दिनों की थोड़ी बहुत रुकावट के बाद, वो सीजी पावर है। सीजी पावर फटाफट स्क्रीन पर लेकर आते, देखिए लगभग 2% ऊपर अब इस पर्टिकुलर घंटे के ट्रेड में। शुभम, रेडार पर आया होगा आपके भी 45-60 के लेवल्स, क्या कोई ट्रेड है? मसला यहाँ पे अगर देखें तो बहुत अनकोरिलेटेड मूवमेंट यहाँ पे काफ़ी दिनों से देखने को मिल रहा है। तो मार्केट में मे बी इस पे कुछ एक्सपेक्टेड होगा, बट बहुत एबनॉर्मल मूवमेंट है कि 35-36 के लेवल से सीधा 45-46 पर आ चुका है। तो मुझे लगता है ये ट्रेड यहाँ पे जो ट्रेंड है वो बिल्कुल यहाँ बरकरार रह सकता है और अभी तक कोई रिवर्सल के सिग्नल नहीं है। तो इसलिए 44 के स्टॉप लॉस से, स्टॉप लॉस थोड़ा सा डीप है बिकॉज नॉर्मली इसमें वोलेटिलिटी ज़्यादा होता है, तो 44 का स्टॉप लॉस से मुझे लगता है कि यहाँ पे बने रह सकते हैं ट्रेड में और फ्रेश लॉन्ग्स भी ऐड किया जा सकता है। और अपसाइड में जो टारगेट होगा वो होगा 49 रुपीज़ तक का। तो ओवरऑल मोमेंटम काफ़ी अच्छा है। 2 दिन के कंसोलिडेशन के बाद आज यहाँ पे थोड़ा सा और मोमेंटम बिल्ड होता हुआ दिख रहा है। तो मुझे लगता है कि हो सकता है कि जो नेक्स्ट मूव है वो 49 तक बढ़ता हुआ दिखे, बट स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करें 44 पर, बिकॉज जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड है वो इन सिंक नहीं है। तो 44 का स्टॉप लॉस बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अगर उसके नीचे जाता है कभी भी तो वहां पे एग्जिट कर लेना चाहिए। ओके, तो ये फिलहाल 49 की तैयारी करता हुआ बैंकों में येस और एक्सिस ने देखिए मूड बना लिया है कि अब आगे और थोड़ा सा ट्रैक्शन देखने को मिलेगा। और निफ्टी बैंक आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं, तकरीबन 100 पॉइंट का उछाल, एक बहुत ही बढ़िया रिकवरी नेशनल लेवल से देखने को मिली है। निफ्टी बैंक ठीक 100 पॉइंट नीचे था इस कार्यक्रम की शुरुआत में और उससे पहले तो यहाँ पर एक बहुत बढ़िया मूव आता हुआ। अब निफ्टी बैंक के कॉन्ट्रीब्यूटर्स देखिए, HDFC बैंक, एक्सिस और ICICI बैंक, इन सब की ओर से पार्टिसिपेशन आया है। तो चाल सुधरी है, बेहतर हुई है। 27,271 के लेवल्स निफ्टी बैंक में तेजी का ट्रेड लेना बनता है या फिर अवॉइड करेंगे आप सर्वेंद्र, और स्टॉक्स पर ज्यादा जोर देंगे? नहीं, मैं स्टॉक्स पे जोर दूंगा और आई थिंक अगर उसमें अगर किसी चीज का कुछ पेंडिंग है, ऊपर का टारगेट जहां थोड़े बहुत पेंडिंग लग रहे हैं, वो है HDFC बैंक और वेटेज भी उसका सबसे ज्यादा है। आई थिंक ये स्टॉक आपको ऊपर में, आई थिंक प्योरली फ्रॉम अ ट्रेडिंग एंगल 25 से 30 पॉइंट आपको ऊपर में इसमें बिल्कुल मिल सकते हैं। तो आप देखेंगे तो इसमें 2160 या 2165 तक के स्तर ऊपर में स्टॉक छू सकता है। अगर आप वो ट्रेड ले रहे हैं तो आई थिंक 2115 के नीचे आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए और एक लॉन्ग ट्रेड बनता है। बैंक निफ्टी का जो भी कुछ बाकी है, आई थिंक उसमें एक कंट्रीब्यूटर HDFC रहना चाहिए। ओके, बैंक निफ्टी के कंट्रीब्यूटर्स में HDFC एक अच्छा परफॉर्मेंस दिखाएगा इस समय, लेकिन मुझे लगता है बैंक ऑफ बड़ौदा पे नजर होनी चाहिए। मेरी भी एक्चुअली उसी पर नजर गई। अगला स्टॉक वो ट्रेडिंग के लिहाज से दिख रहा है। शुभम, देखिए बैंक ऑफ इंडिया पे तो हम काफी वक्त से बुलिश हैं, तेजी का कॉल दे ही रहे हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा इस समय लॉन्ग करके जाएंगे? बिल्कुल प्रदीप, यहाँ पे स्ट्रक्चर मुझे लगता है और ज़्यादा पॉजिटिव है। और यहाँ पे अगर हम देखें तो मिड कैप बैंक्स में मोस्टली हर जगह और स्पेशली PSUs में हमने देखा कि कंसिस्टेंटली लॉन्ग बिल्टअप देखने को मिल रहा है। मार्केट में अगर थोड़ा भी दबाव भी अगर है तो यहाँ पे कहीं पे भी कोई बड़ा सेलिंग प्रेशर देखने को नहीं मिला था। तो बैंक ऑफ बड़ौदा का भी स्ट्रक्चर काफ़ी पॉजिटिव है और मुझे लगता है ये जो मूवमेंट है वो 130-131 तक
आना कंटिन्यू होना चाहिए। तो अभी भी यहाँ से टारगेट्स अपसाइड में बचे हुए हैं, तो मुझे लगता है कि करंट लेवल पे भी लॉन्ग कर सकते हैं। 121 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें, ऊपर में 130 131 ये टारगेट है जो मुझे लगता है कि 2 दिन से 3 दिन के अंदर यहाँ पे अचीव होना चाहिए। तो स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, लॉन्ग करने की सलाह होगी। इस हाई पर ट्रेड कर रहे हैं 123 तक के लेवल्स, ये काउंटर आप कह रहे हैं 130, इनफैक्ट 10:30 बजे ये पहला मूव इसने दिखाया था, तब इसकी हम चर्चा कर रहे थे। आज के लिए 125 का टारगेट दिया था, अब देखते हैं यहाँ से और 2 रुपए और चलेगा या नहीं। लेकिन प्रकाश, आज जो सरकारी कंपनियों में या फिर सरकारी बैंकों में इंटरेस्ट आया है, वो आरबीआई की वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट में जो कहा गया कि एनपीए क्राइसिस इज नियरली ओवर, उसको देखकर और रिकैपिटलाइजेशन के वो आंकड़े हमने देखे हैं जो भी दूसरे बैंकों के हाथ लगे हैं, क्या कुछ कॉन्फिडेंस बढ़ा है कि कुछ खरीदेंगे सरकारी बैंक? नो बिल्कुल। देखिए, 2 चीज हुई है। एक तो आरबीआई की रिपोर्ट जो आई, ये कुछ पुराने आंकड़ों को देख के आई। हाँ, सितंबर तक वो कह रहे हैं कि एनपीएस में सुधार इतना सुधार हो गया, तो बिटवीन सितंबर एंड दिसंबर थोड़ा और ही हुआ होगा, क्योंकि मुहिम तो जारी रही। और रिकैपिटलाइजेशन आने से जो पीसीए में से निकल के बैंक आएंगी, उनके लिए खुला मैदान है जो एनबीएफसीज ने छोड़ा है। तो अगर इनको लेंडिंग करनी है, और लेंडिंग के मौके तो है ही है मार्केट में, तो इनकी ग्रोथ जो है वो अब वापस आ सकती है और रफ्तार पकड़ सकती है, और उससे परसेंटेज ऑफ एनपीए ऐसे ही कम हो जाता है। सो रेजोल्यूशन, रिकैपिटलाइजेशन और क्रेडिट ग्रोथ, ये तीनों का जो कॉम्बिनेशन है, उससे कई बैंक्स में बहुत बड़ा फर्क पड़ सकता है। बट एक ही चीज़ का याद रखिएगा कि कुछ बैंक्स हैं जो अग्रेसिव लेंडिंग करके वापस उस जंजाल में नहीं फंस जाए, और फिर आपको 1 साल बाद, मैं 1 साल का व्यू लेके बोल रहा हूँ, ट्रेडिंग के लिहाज से तो लेवल्स आप देख ही रहे हैं, जिस हिसाब से बैंक ऑफ इंडिया ने 80 रुपए से 100+ की आपको बढ़त दी है। तो ये जो गिरे हुए बैंक्स थे थोड़े से दबाव वाले, उसमें आपको ज़्यादा अपसाइड मिलेगी एज ए ट्रेडर। फंडामेंटली बीओबी, इंडियन बैंक, ये थोड़े प्रॉस्पर करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ठोस बैलेंस शीट का भी आपको सहारा है, और आगे क्रेडिट ग्रोथ जो है वो रिस्पेक्टेबल आ सकती है। सो एसबीआई, बीओबी, इंडियन बैंक वुड बी दीज 3 बैंक्स व्हिच आई वुड चूज। बट हाँ, ट्रेडर के लिहाज से ओबीसी, बैंक ऑफ इंडिया, ये सब मतलब मायने रखेंगे। इंडियन में कोई आपको पोटेंशियल लेवल्स दिख रहे हैं क्या? क्योंकि अब इसमें भी 3% की तेजी आ गई है, ये भी एक अच्छा स्मार्ट मूव दिखा रहा है। नहीं, बिल्कुल। आई थिंक इसमें ऊपर के लेवल्स रहेंगे। आई थिंक 256 257 का स्तर रहेगा, ट्रेडिंग एंगल से ट्रेड किया जा सकता है, और हमारा प्रेफर्ड बैंक भी है ये, और इसमें आप स्टॉप लॉस लगा के रखेंगे 247.40 पे। आज सुबह हमने आपको दरअसल यूको बैंक पे खरीदारी की राय दी थी बाजार खुलने के पहले, और वहाँ पर करीब 10-11% के मूव दिखाई दिए हैं। ये छोटे बैंक्स जिनको पैसे मिल रहे हैं सरकार की ओर से, वहाँ पर भी एक ट्रेडिंग मूव बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही तेज़ी से आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये सारे स्टॉक्स जिन पर आपकी नज़र होनी चाहिए। आज का सबसे शानदार ट्रेड जो हमने आपको बाजार खुलने के साथ ही बताया, वो सरकारी बैंक ही थे, और उन सारे बैंकों ने आपके लिए शानदार मुनाफा कमाया है। ashwinigujaral.com के अश्विनी गुजराल अब हमारे साथ जुड़ते हुए। अश्विनी, स्वागत है आपका। बताइए, शानदार रिकवरी देख रहे हैं बाजार में, दिन के हाईज पर इस समय निफ्टी लौट चुका है, सुबह के हाईज निकल गए, क्या कहेंगे आप? क्योंकि नीचे से मोमेंटम वापस बिल्डअप हुआ है, तो एटलीस्ट बैंक निफ्टी में तो फ्रेश शॉर्ट टर्म हाई बन गया है। लेकिन इसके चलते मेरे हिसाब से आखिरी आधे घंटे में शायद निफ्टी भी ये 10,950-70 क्रॉस कर पाए। तो फिलहाल जो है बैंक निफ्टी में लॉन्ग पोजीशंस होनी चाहिए, और ये पोजीशंस घर जानी चाहिए, क्योंकि जो आज सुबह मार्केट थोड़ा हल्का हुआ है, उसकी वजह से 11,000 टेस्ट करने के मौके फिर खुल जाते हैं। तो अभी हमने लॉन्ग पोजीशंस बैंक निफ्टी में ली हैं, और मेरे ख्याल से अगले 45 मिनट में कम से कम 100 पॉइंट और बैंक निफ्टी चल सकता है। इंडिविजुअल स्टॉक्स में फ़िलहाल M&M में सेल है, 782 का स्टॉप, 760 का टारगेट। सेंचुरी टेक्सटाइल में सेल है, 920 का स्टॉप, 885 का टारगेट। और बालकृष्णा इंडस्ट्रीज़ में बाय है, 925 का स्टॉप और 950 का टारगेट। ओके, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज 950 के टारगेट के साथ तेजी की राय आ रही है यहाँ पर आपके लिए। 925 पर आप लगाएंगे एक स्टॉप लॉस, और इसके अलावा दूसरे जो ट्रेडिंग कॉल्स है M&M पर नजर रखिए। सेल कॉल है 760 के टारगेट के साथ बेचने की सलाह, यहाँ पर मंदी करके बनेगा आपका मुनाफा। और सेंचुरी टेक्सटाइल्स भी शॉर्ट कॉल है 885 के टारगेट के साथ
बहुत बहुत शुक्रिया अश्विनी आपका इस पूरे अपडेट के लिए। आयशा मोटर्स पर एक बार फटाफट नजर डाल लेते हैं क्योंकि वो बिक्री के आंकड़े आ गए हैं। कुल सीवी बिक्री 6236 यूनिट की आई है, तो ये फिलहाल कमर्शियल व्हीकल के आंकड़े हैं। आगे टू व्हीलर बिजनेस यानी कि रॉयल एनफील्ड की सेल्स भी आएंगे, उस पर ध्यान दिया जाएगा। स्टॉक हम कुछ देर पहले ही देख रहे थे, करीब 210 रुपए नीचे था, वहां से करीब 100 रुपए की रिकवरी जरूर देखने को मिली है। तो ये फिलहाल 6087 यूनिट के मुकाबले 6236 यूनिट, तो यहाँ पर थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट है। लेकिन सीवी का एक्चुअल पिक्चर तो अशोक लेलैंड के आंकड़ों में ही साफ निकल कर आएगी, तो उस पर आप ध्यान दीजिए। करीब करीब 2-2.5% की बढ़त इन्होंने अपनी सीवी सेल्स कमर्शियल व्हीकल की गाड़ियों में दर्ज की है। इसका कुछ असर अशोक लेलैंड पर दिख रहा है या नहीं, फटाफट वो भी स्क्रीन पर लेकर आते, क्योंकि उन आंकड़ों का इंतजार अभी भी है। आयशा आपके सामने लो से रिकवर होता हुआ, अशोक लेलैंड जहां है वही है, यहाँ पर कुछ ऐसे अपटिक नहीं आ रहा है नंबर्स के बल पर। तो ये बात हुई आयशा की। लेकिन बैंकों पर वापस लौटते हैं और निफ्टी बैंक क्योंकि 162 पॉइंट ऊपर आ गया है। आईसीआईसीआई बैंक सर्वेंद्र ये 1.5% ऊपर, और इंडसइंड बैंक जो सबसे बड़ा ड्रैगर था आज दोपहर तक, ये भी निचले लेवल से 1.5% ऊपर आ चुका है। नहीं बिल्कुल, आई थिंक क्योंकि ये फ्लेवर आया और एचडीएफसी में जिस तरह के सेटअप्स बन रहे हैं जहाँ पे थोड़ा सा अपसाइड दिख रहे हैं, उसी हिसाब से आई थिंक आईसीआईसीआई में भी अगर देखें तो 369 का ट्रेडिंग टारगेट रहेगा, और आप उसमें स्टॉप लॉस अगर ट्रेड कर रहे हैं तो लगा के रखेंगे 358.40 पे। और इंडसइंड बैंक के बारे में अगर देखूं तो आई थिंक पुल बैक तो आया है, बट अभी तक है सेटअप थोड़े से नेगेटिव, क्योंकि अभी तक उसने पॉजिटिविटी नहीं आई और वो पॉजिटिव क्लोज नहीं दिख रहा है इसमें, और जो इसमें सेल ऑफ आया वो आज अपने 50 डे एवरेज के आसपास से ही आया है। तो आई थिंक इसको एक दिन और दे देंगे, बट आईसीआईसीआई एचडीएफसी में ट्रेडिंग के बेट्स जैसे मैंने बोला वो लेवल्स ध्यान रखें और लॉन्ग साइड के ट्रेड्स बनाए जा सकते हैं। रजत, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर आपकी क्या राय रहेगी? 300 पर फिर दस्तक दे रहा है। इंडसइंड बैंक या आईसीआईसीआई बैंक, कौन सा? मैं अब स्टेट बैंक की बात कर रही हूँ सर। आईसीआईसीआई बैंक में तो एक तेजी का कॉल आ गया, एसबीआई पर क्या राय है? क्योंकि यहाँ पर भी एक अच्छी तेजी आई है। अब देखिए, एसबीआई में तेजी जो हो रहा है उसमें मेरा यही बोलना है कि 302 के ऊपर चलने से फिर इसमें अच्छी तेजी दिखने को मिलेगा। फिलहाल वो 302 का हाई जो कि 19 दिसंबर के दिन बना था उसको पार करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 302 उसके पहले कुछ दिन और पहले जो हाई बनाया था वो भी 300 के आसपास था, वो 5 नवंबर के दिन बनाया था। तो ये रेंज पे आया है, ये एक रेजिस्टेंस जोन है। अगर कोई भी न्यूज़ कुछ चीज़ के बलबूते पे ये रेजिस्टेंस जोन पार करके ये चलने लगे तब अच्छी मूवमेंट की गुंजाइश है, नहीं तो जब तक वो 302 नहीं पार करता है, हम तो इस लेवल पे 298 रुपया 60 पैसा में 2.5 रुपया कमाने के लिए या 3 रुपया कमाने के लिए फ्रेश खरीदारी तो नहीं करेंगे, तो बेचने की कोशिश करेंगे। इंटरेस्टिंग बात यह है कि देखिए निफ्टी 10,900 का लेवल हम कह रहे थे किसी भी बंदी की पोजीशन के लिए एक स्टॉप लॉस के तौर पर इस समय होगा, उस लेवल के बिल्कुल करीब हम आ गए हैं। 10,890 के आसपास चल रहे हैं, लेकिन उसके ऊपर नहीं निकले हैं। निफ्टी बैंक इसी तरह से इंटरेस्टिंग बात होगी। निफ्टी बैंक के लिए 27,350 360 के आसपास के अब तक के स्विंग हाइज हैं, और अब तक देखिए हमने 27,333 के लेवल छुए हैं। तो निचले स्तरों से एक शार्प रिकवरी आई। अगर आप एक शॉर्ट टर्म की रेंज देख रहे हैं निफ्टी के लिए 100 पॉइंट की या निफ्टी बैंक के लिए 200-300 पॉइंट की, तो हम उसके लोअर एंड पे थे और अचानक से उछलकर हम उसके अपर एंड पर आ गए हैं इस समय, और आपके लिए पोजीशन आगे ले जाने का मौका नहीं बचता। अगर आपने दिन के दौरान कमाई की तो ठीक है, लेकिन अब इस पोजीशन को आप होल्ड नहीं कर पाएंगे क्योंकि आप फिर ऊपर रेजिस्टेंस की तरफ लौट चुके हैं। तो स्टॉक्स पर नज़र डालें। एक स्टॉक जिस पर इस वक्त मेरी नज़र पड़ रही है, छोटा शेयर है शक्ति पंप्स, जहाँ पर हमने आखिरी घंटे के दौरान तगड़े वॉल्यूम के साथ खरीदारी आते हुए देखी है। आज तकरीबन 5 गुना वॉल्यूम इस काउंटर पर अब तक हमें आते हुए नजर आए हैं औसत के मुकाबले। इंसिडेंटली ये मेरा एक फेवरेट पंड्या का फंडा स्टॉक भी रहा है। 2 हफ्ते पहले हमने इसकी बात की थी, लेकिन पिछले 5 दिनों का अगर आप मूवमेंट देखें, करीब 385 के आसपास से आज ये स्टॉक 435 पर पहुंचा है। डॉक्टर साहब वो स्टॉक अगर आप ले आ पाए। हाँ जी, ये है वो शेयर शक्ति पंप्स जिसकी हम बात कर रहे हैं। रजत, इसके चार्ट्स देखिए, क्या लगता है आपको? देखिए, इसका चार्ट तो बुलिश है। आज दूसरी बात यह है कि आज के दिन वॉल्यूम भी बहुत अच्छा है। फिलहाल ऊपर से कुछ नीचे आया है, हो सकता है इंट्राडे प्रॉफिट बुकिंग के कारण आया है, बट
मैं तो ये कहूँगा कि अभी इस लेवल पे खरीदारी करना चाहिए और आपका स्टॉप जो होगा वो 422 के नीचे स्टॉप लगाइए। ऊपर में आज के दिन जो हाई बनाया था पहला टारगेट तो वो रहेगा मतलब 447 का टारगेट रहेगा। उसके ऊपर में जो हाई बनाया था 22 अक्टूबर के दिन 454, वो दोनों टारगेट मान के इसमें खरीदारी डेफिनेटली करना चाहिए, क्योंकि दिसंबर में जो डाउन ट्रेंड आया था, छोटी सी करेक्टिव डाउन ट्रेंड आया था, वो डाउन ट्रेंड अभी एक फ्लैग फॉर्मेशन की काम करता है। ये क्लासिकल फ्लैग तो नहीं बोला जाएगा क्योंकि इसमें करीबन 2 हफ्ता बिता दिया था, बट फिर भी वॉल्यूम भी कम था और अभी वॉल्यूम फिर से आ रहा है, तो दिस इज डेफिनेटली बुलिश। 447 से 454 ये रेंज तो एक बार हासिल करेगा। ओके, तो यहाँ पर मोमेंटम जो है वो अच्छा खासा देखने को मिलेगा। और अगर आपने पहले जब हमने स्टॉक को रेकमेंड किया था तब लिया होता तो आप और भी बेहतर रिटर्न्स पर बैठे होते। फिलहाल 5% ऊपर मोमेंटम है। देखिए, जब आयशर के आंकड़े आए थे तब मेरी नजर गई थी अशोक लेलैंड के स्टॉक पर, तब शांत था, लेकिन अब एक रिकवरी आ गई है क्योंकि वो सीवी सेल्स में अगर 2-2.5% की रिकवरी आयशर दिखा रहा है, तो अशोक लेलैंड में जो आज सुबह में इतनी मंदी की पोजीशंस लोगों ने बांध ली या फिर मन बना लिया कि यहाँ पर बहुत ही खराब आंकड़े देखने को मिलेंगे, वो कुछ कवर हुई हैं। थोड़ी सी शॉर्ट कवरिंग है, लेकिन ये क्या आगे और बढ़ सकती है सरवेन? नहीं, बिल्कुल। आई थिंक 100 का नंबर ही एक मैजिकल नंबर है, राउंड फिगर नंबर है, और अगर आप देखें तो लास्ट कुछ महीनों में जब भी वहाँ आता है तो एक बार ब्रेक किया है, बट आई थिंक सपोर्ट आ जाता है 103, 102 के आसपास से हमेशा सपोर्ट आते हैं। तो जो लास्ट लो उसने ब्रेक करके एक बार जो पैनिक में एक बॉटम रखा है वो है 97-70 के आसपास, तो आई थिंक उसके नीचे स्टॉप लॉस रख के आप इसमें एक बार 110, 112 के पुलबैक के लिए डेफिनेटली ट्रेड बनता है। आई थिंक क्योंकि मोमेंटम लॉस हो चुका है और अब जो बन रहा है वो बिल्टअप मोमेंटम में वो ऊपर की तरफ ही बन रहा है, तो एक बाउंस खेलेंगे 110, 112 का और 97-60 पे स्टॉप लॉस लगाएंगे। प्रकाश, होप है क्या अशोक लेलैंड? हाँ, बट आयशर के नंबर से होना नहीं चाहिए ऐसा कोई उम्मीद, क्योंकि तो मैं बस देख रही थी कि थोड़ा सा शॉर्ट कवरिंग आया है। आपने बोला तब मैंने भी देखा कि वो अपने लो फॉर द डे से थोड़ा सा जो हुआ है, और ये उम्मीद होगी कि हो सकता है एमएससीवी में जो इतनी मायूसी की उम्मीद है वो ना हो कि आयशर ने अगर 150 गाड़ी बेच ली ज्यादा, और आयशर इज अ वेरी स्मॉल फ्रिंज प्लेयर जिसको हम कहते हैं, जबकि अशोक लेलैंड बड़ा दावेदार, वो अगर वहाँ भी नंबर्स इंप्रूव हो जाते हैं और 1500 गाड़ी बिक जाती है जैसे इफ द 10 टाइम्स ऑफ दिस सेल, तो फिर ये अशोक लेलैंड 102, 103 पे नहीं रहना चाहिए, ये ऊपर आ सकता है। बट ओवरऑल आई थिंक प्रेशर है इस सेगमेंट में, इसलिए अशोक लेलैंड और दसारी साहब का रिप्लेसमेंट का जो अनाउंसमेंट नहीं आया ना, वो एक बहुत चिंता वाली बात है, क्योंकि कितनी देर तक हिंदुजाज ही संभालेंगे बिजनेस को और माजार को पसंद नहीं आएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिस आदमी के विजन से चल रहा था काम, जो इम्प्रूवमेंट आ रहा था, वो बागडोर उनके पास थी। अब कोई और आएगा तो फिर विजन नया आता है, कैसे इंप्लीमेंट होता है, वो अटकल है। नॉट कि कोई और आएगा तो खराब होगा, कोई और आए तो अच्छा भी हो सकता है, बट वो अनसर्टेनिटी की वजह से थोड़ा सा अभी उस टाइप की बाइंग इंस्टीट्यूशनल लेवल पे नहीं आएगी। और अगर आप ट्रेडिंग के मुंह से देखें और अभी जो सुधार आया है उसके पीछे बड़ी वजह ये भी है कि बाजार ये मान के चल रहा है कि 12-15% शायद कम सेल होगी, और अगर वो नहीं होती तो ये वापस शॉर्ट कवरिंग जो शॉर्ट्स तो बहुत है। एक कमजोर आंकड़े हमने डिस्काउंट कर रखे हैं और ऐसी स्थिति में थोड़ी शॉर्ट कवरिंग आती हुई साफ तौर पर नजर आ रही है। तो ये कुछ एक सेक्टर्स जिनकी हमने बात की, लेकिन आइए अब आपको बताते हैं कि हमारी टीम का क्या मानना है 2019 के लिए, कौन से हैं वो सेक्टर्स जिनसे बनेगा आपका सबसे ज़्यादा मुनाफा, हम आपको बताएंगे। हर्षदा भी बताएंगे एक सेक्टर, और हमारे साथ अब नीरज भी जुड़ चुके हैं। तो चलिए नीरज, आपके साथ ही शुरुआत करते हैं। कहाँ है आपकी नज़र? प्रदीप, मेरी नज़र जो है वो जो 2019 का बढ़िया सेक्टर हो सकता है वो रियल एस्टेट पे है। हालांकि कई लोग सुन के कहेंगे कि रियल एस्टेट एनबीएफसी की इतनी बुरी हालत क्यों, लेकिन उसके पीछे ठोस कारण है। पहला कारण तो ये है कि देखिए, ये एक ऐसा सेक्टर है जब सबसे ज़्यादा रोजगार देता है और कई सारे दूसरे सेक्टर्स को इससे फ़ायदा होता है, तो उसकी वजह से किसी भी गवर्नमेंट की मजबूरी है कि आप इसको बहुत समय तक रोक नहीं सकते। तो इसीलिए मुझे लगता है इस सेक्टर में तेज़ी बनेगी। एक बड़ा कारण ये कि प्रधानमंत्री आवास योजना जो है, अभी 2 दिन पहले खबर आई कि उसमें भी और रिलैक्सेशन 2020 तक के लिए बढ़ाया गया है, और जो सस्ते घर हैं उनकी डिमांड लगातार बढ़ रही है। आप मुंबई से रियल एस्टेट मार्केट में देखिए कि जो बड़े बड़े बिल्डर थे वो छोटे छोटे घर बना रहे हैं और वहाँ पे अच्छी डिमांड है। कई सारे प्रोजेक्ट्स का चैनल चेक है कि जो आपने छोटे टिकट साइज़ के बनाए 1 करोड़ या उससे आसपास वाले, वो फटाफट बिकते हैं, ऊपर वाले नहीं बिकते। तो ये दिखा रहा है कि रियल डिमांड है, इन्वेस्टर की डिमांड नहीं है, तो उसको कैटर कर रहे हैं लोग। और तीसरा एक बड़ा रीज़न ये कि सीमेंट और कंस्ट्रक्शन में जीएसटी कम होने की जो बात चल रही, अब वो लगातार प्रेशर बन रहा है, और वो हमें लगता है कि आने वाली बैठकों में सरकार कम करेगी, क्योंकि और कोई चॉइस अब आपके पास है नहीं।
तो ये 2-3 बड़े रीज़न हैं जिससे मैं लगता है कि इस सेक्टर को ध्यान में रखना चाहिए। और पिछले 5-6 सालों से अगर आप देखें तो प्राइस करेक्शन तो ज़बरदस्त हुआ है, टाइम करेक्शन भी हो चुका है और सारे स्टॉक लगभग वहीं पे खड़े हैं। तो ऐसे में जहाँ पे अगर आप देखेंगे कि दूसरे सेक्टर्स की डिमांड नहीं आ रही है तो उसका एक बड़ा रीज़न है कि आपको रियल एस्टेट को पुश देना पड़ेगा और सरकार इस बात को अब समझ चुकी है। नोटबंदी का असर जो था 2-3 साल हो गए, 2 साल का ऑलमोस्ट कंप्लीट है, तो उसमें भी असर अब धीरे धीरे खत्म हो रहा है। रेरा आने से एक बड़ी अच्छी बात हुई कि जो ख़राब बिल्डर थे या जिनकी ट्रैक रिकॉर्ड अच्छे नहीं थे वो सब अब छटते जा रहे हैं, उनके प्रोजेक्ट अच्छे बिल्डरों के पास जा रहे हैं। तो टाइम पर डिलीवरी, पैसे का सही इस्तेमाल और छोटे टिकट साइज़ के मकान बनाने से ये समस्या अब हटती आ रही है और मुझे लगता है रियल एस्टेट पे नज़र रखनी चाहिए। ये सेक्टर 2019 में आउटशाइन करेगा किसी भी सेक्टर के मुकाबले। किसी स्टॉक पर भी आपने रिसर्च की क्या नीरज? प्रदीप 2 हैं, क्योंकि अब हम बहुत चुनिंदा बन के चल रहे हैं तो हमें लगता है कि जो टॉप क्लास के 2 स्टॉक हैं, ओबेरॉय रियल्टी और गोदरेज प्रॉपर्टीज़, इसको नजर रखनी है। डीएलएफ भी एक हो सकता है, लेकिन डीएलएफ थोड़ा सा पॉलिटिकल स्टॉक है इसलिए मैं उसको इस लिस्ट से फिलहाल के लिए बाहर रख रहा हूँ। लेकिन ओबेरॉय और गोदरेज ये बेहतरीन है क्योंकि इनमें वो अंदर से रुझान दिख रहा है और गोदरेज तो चूँकि पैन इंडिया हो चुके हैं और वो समझ चुके हैं इस खेल को, इसलिए वो छोटे टिकट साइज़ के मकान में ज़्यादा जा रहे हैं। तो इसलिए ये 2-3 स्टॉक है जहाँ पे आपको नजर रखनी चाहिए। टॉप पिक के तौर पे डेफिनेटली गोदरेज ही होगा। बिल्कुल, तो इसमें मैं ओबेरॉय के साथ जाऊंगा, ये मेरा पसंदीदा स्टॉक रहा है। और एक और स्टॉक मैं इसमें जोड़ूंगा, वो है प्रेस्टीज एस्टेट। और आप दोनों स्टॉक जरा सामने स्क्रीन पर लेकर आइए, आज भी इनमें तगड़ी खरीदारी है। तो ये थीम दरअसल बाजार को पसंद आ रही है। प्रकाश, 2 स्टॉक्स जो मैंने चुने, 2 स्टॉक्स नीरज के और है, आप क्या चुन रहे हैं? मैं जोड़ दूं तो चॉइस हो जाए। मैंने कुछ दिन पहले भी क्या अरविंद स्मार्ट स्पेसेस की बात हुई थी और मुझे अभी भी और मैं पूरी तरह से सहमत हूँ। जो फैक्टर्स इन्होंने जो नीरज ने बताए हैं जिनकी संख्या की, वो काम पे दिख रहे आ रहे हैं। और एक जो सेक्टर इस वजह से जो आएगा, जो हो सकता है नीरज इसको भी पकड़े बहुत जल्दी, वो है सीमेंट। क्योंकि सीमेंट के जो आंकड़े अभी आए हैं रिसेंटली, उसमें वॉल्यूम ग्रोथ भी आया है। और आपके पास वॉल्यूम ग्रोथ आ गया, आपके पास रॉ मटेरियल कॉस्ट कम हो गई, फ्रेट और इस सब को लेके। और जिस दिन प्राइस थोड़ा सा बढ़ाने की इनमें हिम्मत आ गई, खास करके जो नॉर्थ वाले हैं जहाँ पे प्राइस पहले आता है और बाद में हर जगह वो होता है, तो मुझे लगता है मैंने कुछ समय पहले जेके लक्ष्मी की जैसे बात की थी। छोटी सी कंपनी बट बहुत एफिशिएंटली रन है। बड़ा अगर किसी को लेना है कोई स्टॉक जो थोड़ा सा रिस्क रिवॉर्ड सेफ खेलने वाला हो, तो एसीसी के आंकड़े जो हैं वैल्यूएशन के तौर पे सबसे रीजनेबल बड़े प्लेयर्स में लग रहे हैं। बट इसमें सीमेंट में एक्सपोजर ना हो ऐसा मत कीजिए, अपने पोर्टफोलियो में डालिए। ये वही होगा जो शुगर अगस्त सितंबर में हुआ था। जब चलेगा तो फिर आप 20% की सर्किट देखेंगे, फिर बोलेंगे फिर आपको मौका ही नहीं मिलेगा। ओके, इंटरेस्टिंग। और इनफैक्ट इसी थीम को मैं थोड़ा सा एक अलग ट्विस्ट के साथ आगे बढ़ाती हूँ। 2019 में इंफ्रास्ट्रक्चर और कैपिटल गुड्स, ये एक पॉकेट है जहां पर मुझे लग रहा है कि बड़ा मूव देखने को मिलेगा। याद रखिएगा पिछले 10 सालों में कैपिटल गुड्स ने अंडर परफॉर्म किया है। हमेशा उम्मीद रहती है कि यहाँ पर थोड़ा थोड़ा करके एक्शन आएगा। एल&टी हो, भेल हो, इन सभी काउंटर्स नाम बड़े दर्शन छोटे, वो एक लाइन आप कह सकते हैं। लेकिन ये साल 2019 का जो साल है वो इनके नाम रह सकता है। इसकी 2-3 वजह है। एक तो प्राइवेट कैपेक्स साइकिल में एक पिकअप के पूरे आसार दिखाई दे रहे हैं। दूसरा, अब क्योंकि हम वो पॉलिटिकल माहौल की तरफ और भी अग्रेसिवली बढ़ते हुए दिखाई देंगे, तो नई सरकार जिसकी भी होगी इंफ्रास्ट्रक्चर पर बड़े पैमाने पर खर्च होगा, इसमें 2 राय नहीं है। इनफैक्ट 2018 का ही अगर आप डेटा पढ़ें, और इस पर बड़ी बड़ी हेडलाइंस भी कल अखबारों में आई थी कि कैपिटल गुड्स के जो ऑर्डर्स हैं उसमें 30% तक की ग्रोथ देखने को मिली है। लेकिन बड़ा पॉइंट ये रहेगा कि कौन वो ऑर्डर्स को फुलफिल कर रहा है और सक्सेसफुली फुलफिल कर रहा है। ऐसी स्थिति में दिग्गज कंपनियों के फेवर में स्थिति देखने को मिलेगी। उन बिजनेस के साथ आप रहे जहां पर मार्जिन पिक्चर थोड़ी थोड़ी करके इंप्रूव हुई है। मेटल साइकिल में हमने एक बड़ा डाउनटर्न देखा है, ये सपोर्ट करेगा मार्जिन्स को। तो ये एक ओवरऑल स्थिति यहां पर पकने लगी है कि कैपिटल गुड्स में फोकस आएगा, वहां पर बड़ा स्पेंड देखने को मिलेगा। और कई हम ये चीज भी नोटिस कर रहे थे जब मैनेजमेंट से बात हो रही है कि कई कंपनियों की जो कैपेसिटी है वो अपनी पीक्स की तरफ जा रही है। अब वो नई कैपेसिटी ऐड करना चाहेंगे और उसमें फिर इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल गुड्स का इस्तेमाल होगा, तो वो कैपेक्स साइकिल को फ्यूल करेंगे ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स। इसीलिए मेरी नज़र ऑफ कोर्स एक सेफ और एक फेवरेबल ट्रेड उस लिहाज से एल&टी रहता है। और उसमें अगर आप इंफ्रा सेक्टर में भी कैपेक्स साइकिल की जब बात करते हैं तो एनसीसी जैसे आइडियाज़ पर मुझे लगता है नजरें रहनी चाहिए, वहाँ पर कुछ बड़ा निकल कर आ सकता है। तो
LNT हो सकता है, NCC हो सकता है, और भी ढेरों इंफ्रा कंस्ट्रक्शन स्टॉक्स जिन पर आपकी नज़र होनी चाहिए। सीमेंस एक और स्टॉक है इस सेक्टर का जिसमें काफ़ी हमने मजबूती देखी। एक इंटरेस्टिंग बात ये रही हर्षिता, इस बार जो हमने तमाम दिग्गजों से बात की, आप सबकी बात सुनिए, चाहे वो रामदेव अग्रवाल हो, चाहे वो नीलकंठ मिश्रा हो, इन सबको लगता है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर का वक्त आ चुका है और अब ये एक थीम है जो कॉमन होती हुई नज़र आ रही है। तो फंड्स ने ऑलरेडी खरीदारी शुरू कर दी है, ऐसे संकेत आपको साफ तौर पे जो बड़े स्टॉक्स हैं उनकी मूवमेंट में दिख रहे हैं। निवेशक क्रेडिट स्विस जैसे लोग सीधा नहीं कह रहे, बोल रहे इन्वेस्टमेंट्स पर फोकस करेंगे और यहीं पर वो बड़ा इन्वेस्टमेंट सरकार करती है, तो ये एक बहुत हॉट सेक्टर रह सकता है आगे। बिल्कुल, तो इस पर रहनी चाहिए आपकी नज़र। और मैं एक सेक्टर बताने वाला हूं, लेकिन उसके पहले 3 बज चुके हैं, तो ट्रेड एट 3 जान लेते हैं रजत बोस से। रजत बताइए क्या है आपका ट्रेड? देखिए, जहाँ तक आपका 3 PM कॉल है वो एक सेल कॉल है। सेल कॉल है यूनाइटेड स्पिरिट्स में। आप 634 के ऊपर में स्टॉप लॉस लगाइए और 615 609 के लेवल का उम्मीद करके इसको बेचना चाहिए जनवरी फ्यूचर्स में, क्योंकि मुझको लगता है इसमें टेक्निकल्स भी वीक है और वो महाराष्ट्र में एक्साइज ड्यूटी बढ़ने की कारण से इसमें दबाव जारी रहेगा। बट खुलासा ये कर देना चाहता हूँ कि मेरे पास में यूनाइटेड स्पिरिट्स इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में है और वो रहेगा भी, उसमें हम कोई बदलाव नहीं करेंगे, चाहे एक्साइज ड्यूटी बढ़े या ना बढ़े। और नए साल में ऐसा रेजोल्यूशन तो नहीं लिया है ना कि आप कंजम्पशन में कोई बदलाव करेंगे रजतदा? नहीं, कंजम्पशन में बदलाव, व्हिस्की कंजम्पशन में बदलाव करने की कोई इरादा नहीं है। तो प्रकाश, ये हम अभी बात कर रहे थे, आप आए उसके पहले कि क्या ड्यूटी बढ़ने से, टैक्स बढ़ने से लिकर कंपनीज की बिक्री कम हो जाएगी जिसके लिए इसको बेचना चाहिए? आज तक तो हुआ नहीं है। और दूसरी चीज़ ये है कि इसमें टैक्स बढ़ता है तो वो पास थ्रू ही होता है, मतलब कोई ऐसी अभी तक ऐसी सिचुएशन नहीं आई है। खास करके जो हाई प्राइस पॉइंट वाली जो ब्रांड्स हैं जो इनके पास हैं उसमें इतना फर्क नहीं पड़ता। हो सकता है थोड़ा सा जो लोअर प्राइस पॉइंट वाली वहाँ पे सेंसिटिविटी, प्राइस इलास्टिसिटी कैन मैटर, बट ये इस वाले में रजतदा जैसे लोग कंज्यूम कर रहे हैं तो उनको कहाँ ना स्टॉक पे फर्क पड़ेगा ना कंजम्पशन पे। ओके, लेकिन फिलहाल स्टॉक चार्ट पे आपको कमजोरी के संकेत दे रहा है, इस लिहाज से रजत आपको टेक्निकली एक सेल कॉल दे रहे हैं 609 के टारगेट। सर्वेंद्र से भी पूछा था कि कहाँ किसी में क्या कोई एक शॉर्ट आइडिया दिख रहा है आज इंट्राडे ट्रेड के लिहाज से, यूनाइटेड स्पिरिट था या ब्रूरीज? मेरा यूबीएल था। मुझे लगता है कि अगर किसी को करना है तो आई थिंक ये भी एक शॉर्ट है, और इसमें अगर टाइम तो कम बचा है और वॉल्यूम्स भी आज कम है, बट अगर कोई आई थिंक अगर इसको एसटीबीटी करके भी जाना चाहे तो आई थिंक इसको बिल्कुल लेके जाया जा सकता है। इसमें टारगेट्स रहेंगे नीचे में 1340 के, और आप एक इसमें स्टॉप लॉस लगा के रखेंगे 1375-10 पे। ओके, तो ये कॉल आपके लिए यूनाइटेड ब्रूअरीज पर बनता हुआ नजर आ रहा है। एक और स्टॉक, जब हम अभी बात कर रहे थे रियल एस्टेट की, तो प्रेस्टीज की चर्चा की थी, तो मैं उसके चार्ट देखने लगा अभी। दरअसल इस स्टॉक पे बहुत ही ज़बरदस्त मूव आया है आज, वॉल्यूम भी देखिए और प्राइस एक्शन भी देखिए, तो इसने तकरीबन अपने 2-2.5 महीने के हाइस को निकाला है। एक नया मूव बनता हुआ इसे एक रियल एस्टेट स्टॉक पे इस समय दिखाई दे रहा है। रजत, क्या देखते हैं आप इस चार्ट पे, क्या लेवल होंगे, क्या टारगेट देंगे? यही तो मैं बोलता हूँ लोगों को कि कोई अगर सबसे बढ़िया स्टॉक सेक्टर में चुनना है तो प्रदीप जी से पूछो, वो बता देगा आपको। प्रदीप का पांड्या का फांडा हो, चाहे 3 बजे की स्टॉक चुना हो, तो मैं बोलूँगा कि ये सबसे बेहतरीन स्टॉक है रियल एस्टेट में फ्रॉम अ टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू। मुझको लगता है कि ये ऊपर में 280 तक जाने की इरादा है, और जो फॉर्मेशन ये बनाया है इसमें मैं बोलूँगा कि मैक्सिमम 5 से 10% का एक स्टॉप ले लीजिए, 5% स्टॉप में काम चल जाएगा, और वो 280 का इंतज़ार करके इसमें मध्यम अवधि का सोच के आप खरीदारी कर सकते हैं। और दिस इज़ द बेस्ट स्टॉक इन रियल एस्टेट फ्रॉम अ टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू। आई विश अब मेरे पास में ये होता। मेरे पास में जो है वो उसका चार्ट भी अच्छा है, लेकिन वो डीएलएफ इंडिया बुल रियल एस्टेट, ये इसमें उतना दम नहीं है जो कि प्रेस्टीज में दिख रहा है। प्रेस्टीज इज द बेस्ट स्टॉक इन रियल एस्टेट। इनफैक्ट अब प्रदीप के पास एक और स्टॉक है, एंड मैं लीक नहीं करूंगी, मुझे अंदाजा है कि प्रदीप के सेक्टर पर यहाँ पर फोकस करने वाले हैं। प्रदीप, इंडेक्स में तो एक्शन आ गया, अब आप बोल ही दीजिए। सरकारी बैंकों पे फोकस रहेगा, और इसकी 4 वजह है। पहली वजह ये कि
इस तिमाही के नतीजे जब आएंगे दिसंबर की तिमाही के, तो आपको जनवरी में नज़र आएगा कि जनवरी और फरवरी में कि इन कंपनियों में, सारे बैंकों में, खासतौर पे सरकारी बैंकों में ट्रेडिंग गेंस दिखाई देंगे, क्योंकि बॉन्ड डील्स बहुत तेज़ी से गिरे हैं, जिसके चलते बॉन्ड के दाम बढ़े हैं। तो पिछले क्वार्टर्स में जो इन्होंने प्रोविजनिंग कर रखी थी वो इसको राइट बैक कर पाएंगे, और जो इन्होंने बॉन्ड इस क्वार्टर में बेच लिए होंगे ऊपर के दाम पे, तो वहाँ पर प्रॉफिट भी बुक कर रहे होंगे। तो पिछले कई क्वार्टर से हम जो प्रोविजन का बड़ा एक दबाव देखते थे वो निकल जाएगा। मुनाफे के लिहाज से ये बैंक आपको एक सरप्राइज देने वाले हैं। दूसरी बात, एनपीएस और प्रोविजनिंग की रफ्तार ऐसे भी कम हो रही है और वो आने वाले क्वार्टर्स पे और भी कम हो जाएगी। तीसरी बात, रिकैपिटलाइजेशन, जिसकी हम लगातार चर्चा कर रहे हैं, तो वो बड़ा बूस्टर है। इसके चलते दो चीज़ें हो रही है। एक, इनकी एडजस्टेड बुक वैल्यू बढ़ती है, जिसके बेसिस पर एनालिस्ट इसका वैल्यूएशन करते हैं, और उसके साथ साथ मल्टीपल भी थोड़े से बेहतर हो जाएंगे। तो री रेटिंग भी होगी और एडजस्टेड बुक भी बढ़ेगी। दोनों चीज़ें मिल करके इन बैंक्स के लिए टारगेट रिवाइज करने का मौका देंगी एनालिस्ट को। तो आपको दिखाई देगा कि इस नतीजे के बाद जो टारगेट्स आएंगे वो ऊपर की तरफ रिवाइज हो रहे होंगे। और आखिरी बात, उम्मीद यह है कि 2019 में कम से कम 2 रेट कट्स होंगे आरबीआई की ओर से, शायद ज़्यादा भी हो सकते हैं अगर क्रूड ऐसे ही रहा और महंगाई निचले स्तरों पे काबू में रही और थोड़ी मंदी कहीं और बढ़ती हुई नजर आई। तो ये सारी चीज़ें इनके लिए फ़ायदेमंद है। स्टॉक्स अगर आपको चुनने हैं, ट्रेडिंग के लिहाज से और इन्वेस्टमेंट के लिहाज से व्यू थोड़ा अलग अलग रखना पड़ेगा। बैंक ऑफ इंडिया, मुझे लगता है अगर आप इन्वेस्टमेंट के नज़रिए से स्टॉक देख रहे हो तो आपको चुनना चाहिए। थोड़ा वक्त इसको देंगे तो यहाँ से 50% तक के रिटर्न बड़ी आसानी से हासिल हो सकते हैं। 450 वाला स्टॉक आज आपको 100 रुपये में मिल रहा है, तो अगर आप 150 भी देख रहे हैं तो बहुत ज़्यादा बड़ा टारगेट नहीं है ट्रेडिंग के लिए, लेकिन छोटे बैंक ज़्यादा आपको मौके दे रहे हैं। तो यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया एक स्टॉक है। जैसे आज यूको बैंक भाग गया है, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया 3 दिन पहले जब खबर आई थी कि उनको कैपिटल मिल रही है तो भाग गया था। अब ये थोड़ा सा ठंडा हुआ है तो आपको फिर से मौका दे रहा है। ये स्टॉक आपको यहाँ से 18-20 रुपए की तरफ जाता हुआ नज़र आ सकता है। तो ट्रेडिंग ऐसे छोटे बैंक में भी आप कर सकते हैं। लंबा नज़रिया यहाँ पर लेने की राय इसलिए नहीं होगी क्योंकि इनके एनपीएस बहुत बड़े हैं, इनको रिजॉल्व होने में बहुत वक्त लगेगा। बैंक ऑफ इंडिया उस लिहाज से एक सेफ बेट है जहाँ पर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी री रेटिंग इसकी यहाँ से हो पाएगी और कितने रिटर्न आपको मिल पाएंगे। तो एक सेफ बेट और एक ट्रेडिंग बेट, और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया में एक्शन अब बढ़ता हुआ। सर्वेंद्र, ट्रेड लेना है तो 12 रुपए पर लिया जाए या नहीं? 12.70 हो गया, इनफैक्ट तेरा बोलिए। आई थिंक लास्ट 2-3 दिन में अपने 200 डे एवरेजेस के ऊपर आ गया है, और अगर उस एंगल से ट्रेड लेना है तो जैसे प्रदीप जी ने बोला कि ट्रेडिंग बेट के हिसाब से लें, ज़्यादा इस पर ज़्यादा और लंबा सोचे नहीं। तो आई थिंक विद अ ट्रेडिंग बेट अगर केप्ट इन माइंड, आई थिंक अगर आप 10 रुपये के नीचे स्टॉप लॉस रखते हैं तो आप 17-18 रुपये तक बिल्कुल इसमें उम्मीद रख सकते हैं। थोड़ा पकड़ के रखना पड़ेगा, बट आई थिंक पॉसिबल है। ओके, एक इंटरेस्टिंग ट्रेड्स यहाँ पर सामने निकल कर आए हैं। शुभम, आपने इनफैक्ट इतनी देर में कुछ स्पॉट किया है क्या? भारतीय एयरटेल में देख रही हूँ निचले लेवल से एक अच्छा उछाल दिखा रहा है। एचपी बीपी में 1% की तेजी और बढ़ गई। बैंकों की हम बात तो वैसे भी कर रहे थे, लेकिन भारतीय या ओएमसीज में कुछ है समय का ट्रेड? हंसदा, अगर यहाँ पे देखें अगर कोई फ्रेश ट्रेड के लिए, तो इवन दो भारती में मोमेंटम है, बट फिर भी मुझे लगता है कि थोड़ी देर पहले जो आप कैपिटल गुड्स की बात कर रहे थे, मैं भी काफ़ी सहमत हूँ कि ये पूरे के पूरे सेक्टर में बहुत अच्छा मोमेंटम बनता जा रहा है। और 3 स्टॉक अगर वहाँ पे देखें, एल&टी, BHEL और सीमेंस, ये तीनों में ही मुझे लगता है कि मोमेंटम काफ़ी अच्छा बनता हुआ दिखना चाहिए। BHEL एक परपेचुअल शॉर्ट लिस्ट में रहा था मेरा, बट अब मुझे लगता है कि जिस तरह से BHEL में एक प्राइस एक्शन बिल्ड होता जा रहा है, वो भी एक बॉटमिंग आउट फॉर्मेशन के दौर से गुजर रहा है। तो फ्रेश ट्रेड के लिए मुझे लगता है सीमेंस, जो 3-4 दिनों से कंसोलिडेशन में था, जिसको एक कंटिन्यूएशन पैटर्न भी बोलते हैं हम, और वहां से आज एक ब्रेकआउट देकर के क्लोज कर रहा है, तो मुझे लगता है काफी पॉजिटिव स्ट्रक्चर है। और मैंने पहले बहुत बार 2019 का टॉप पिक के लिए मैंने इसको आपके चैनल पे रिकमेंड भी किया है। तो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से भी यहाँ पे मुझे लगता है सीमेंस लेकर के जाना चाहिए। 2 से 3 दिन के पर्सपेक्टिव से 1100-1110 तक के टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस होगा 1048 का। तो ट्रेडिंग बेट मुझे लगता है सीमेंस पे यहाँ पे बिल्ड करना चाहिए लॉन्ग साइड पे। ट्रेडिंग बेट है, फंड्स खरीद रहे हैं, लेकिन क्या रिटेल निवेशकों को इस पॉकेट में पैसे लगाने चाहिए? या मेरा व्यू थोड़ा सा अलग है, उसका रीजन बताता हूँ अर्चिता। एक तो ये जो सारा खर्चा है ये प्राइवेट सेक्टर की तरफ से मई के बाद ही आएगा, तब तक थोड़ी सी वो रहेगी नरमी की
खर्चा करें तो किस साइड में करें, नया कैपेक्स जो है। लेकिन जो पुराना खर्चा शुरू हो चुका है उसको तो आप रोक नहीं सकते। तो वहां पे जैसे थर्मैक्स जैसी चीजों की मैं बात करता हूं तो मुझे थोड़ा सिलेक्टिवली बहुत अच्छा लगता है सेक्टर, बट ओवरऑल हर चीज इसमें अगर चलेगी हाँ, तो थोड़ा सा चीज नहीं चलेगी। और ये बैक एंडेड रहेगा इन द सेंस सेकंड हाफ ऑफ 2019 विल बी वेरी प्रॉमिसिंग। जैसे ही कुछ क्लैरिटी आएगी उसके बाद जो पेंट अप जो बाकी जो आज वेट कर रहे हैं वो आएगा। दूसरी चीज इसमें है कि कंसेंसस ट्रेड हो गया है। आप किसी भी फंड मैनेजर को 2019 का पूछे सेक्टर कौन सा अच्छा है तो कैपिटल गुड्स, लेकिन आपने एक दूसरा सेक्टर इसके साथ इसी लहजे में जो बोला वो है इंफ्रा। आई एम वेरी बुलिश ऑन। उसका रीजन है कि पिछले हफ्ते फ्राइडे को या थर्सडे को जब मैं शो पे था तो हमने बात की थी HCC मरा हुआ स्टॉक है, चलता नहीं है। उस टाइम सोमवार को मोदी साहब ने, प्राइम मिनिस्टर ने असम और अरुणाचल को कनेक्ट करने वाला एक रेल रोड बोगीबील ब्रिज करके जो शुरू हुआ उसका इनॉग्रेशन किया, और वो जिस लागत से बना, जिस स्पीड से बना, जिस एफिशिएंसी से बना, उसको देखकर ये तो कंपनी जिंदा है। ये जो हम सोच रहे थे कि सारी इंफ्रा कंपनीज की तरह सब मर चुके हैं, वैसा नहीं है। तो इंफ्रा में आप देखिए एक छोटी सी कंपनी है राम की इंफ्रा, मैं रेकमेंड नहीं कर रहा ये खास प्रोड्यूसर आपको बोल रहा हूँ कि रिकमेंडेशन नहीं है, बट इलस्ट्रेशन के तौर पर बता रहा हूँ कि सेक्टर में जागृति कैसे आ रही है इन टर्म्स ऑफ दिस थिंग। आपने एनसीसी की बात की थी, एनसीसी के आप ऑर्डर बुकिंग देखिए तो अब इस अगले 6 महीने में इन सब की रियलाइजेशन बहुत तगड़ी आएगी कि जो जो पेंडिंग है उसको निपटाओ, काम करो ताकि दिखे, अच्छा माहौल बने। तो ये जो पेंडिंग काम है ये बहुत जोरों से आपको मतलब लाइटनिंग स्पीड से चलेंगे, वॉर फुटिंग पे चलेंगे। तो इनके रियलाइजेशन जो इतने वीक थे इतने समय तक, ये सारे तो एक पीएनसी इंफ्रा करके कंपनी है, आज एक एमईपी इंफ्रा भी आप देख सकते हैं। हाँ, आप इंफ्रा में जो कंपनी फाइनेंशियल क्लोजर किया है, हाँ वही ये आपको रोज को न्यूज आती रहेगी इस टाइप की कि इसका फाइनेंशियल क्लोजर हो गया, इसकी क्लियरेंस आ गई, इसका जो मुआवजा मिलना था वो उसमें क्लैरिटी आ गई। तो इस टाइप के जो पेंडिंग, जिनके पास काम है, जिनके पास काम नहीं है उनके ऊपर आप मत करिए। अच्छा, लोगों के पास बहुत सारे पोर्टफोलियो में फंसे हुए लोग हैं जो लेके बैठे हैं, उसका करें क्या, तो उसको होल्ड करिए। ये अब समय आ गया इसको कैपिटलाइज करने का। तो कैप गुड्स से ज़्यादा इंफ्रा में मुझे लगता है कि आपको एक अपसाइड दिखेगी, और अंडर ओन्ड सेक्टर है, आधी भाव पे सब चीज़ें मिल रही हैं। तो वहाँ पे एक थोड़ा सा जो प्रदीप जी जैसे बैंक ऑफ इंडिया का एग्जांपल दिया था कि कुछ भी थोड़ा भी काम करेंगे तो 50% रिटर्न आ गया आपका। तो सेम चीज़ इंफ्रा में भी 25-30% लाना कोई बड़ी बात नहीं, और ये आपके फर्स्ट हाफ में आ जाएगा। ये अगले 6 महीने में सब निपट जाएगा और आप प्रॉफिट बुक करके चाहें तो पैसा निकाल के बैठ सकते हैं। तो ये आज की ट्रेड के लिहाज से अगर आप देखें तो नीचे की तरफ हमने 1948 ये लेवल आते हुए देखें, 1950 के आसपास के लेवल SRF ने मंदी करके आज आपकी कमाई कराई। लेकिन ओरिजिनल ये कॉल हम आपको याद दिलाएं जो हमने दिया था आपको इसी कार्यक्रम में 21 दिसंबर को, और उस समय लेवल थे करीब 2200 रुपए के आसपास। सर्वेंद्र, जब आपने शॉर्ट कॉल दिया था इस पे जी 2160-70 के आसपास चल रहा था। और बात यही है कि इसको तो हम हफ्ता वसूली में भी और पहले से भी लास्ट 2-3 महीने से इसको हम शॉर्ट साइड रिकमेंड कर रहे हैं। जब भी उस रेंजेस में गया है 2150-2200 के आसपास, उसका कारण यही रहा है जो कि मैं हमने हफ्ता वसूली में चार्ट्स भी दिखाए थे कि इसमें एक लॉन्ग टर्म डिस्ट्रीब्यूशन हेड एंड शोल्डर बन रहा है। उसको अगर आप वैसे देखेंगे तो 4 साल के मूव को तो आपको लगेगा कि कुछ भी नहीं हुआ है, टाइम फ्रेम छोटा है, लेकिन पैटर्न अगर आप उस नजरिए से देखें कि 125 रुपये वाला स्टॉक था मूव के स्टार्ट में और 2500 रुपये हो गया। पहले तो ये बताइए कि आपने अगर 2150 पे रिकमेंड किया जी उस दिन और करीब 1950 तक के लेवल आ गए, कितनी कमाई हुई यहाँ? मैंने उस समय 1850-1900 का स्तर दिया था। हाँ। और जबकि मार्केट उस समय काफी अच्छे ग्रीन कलर में था, तो उस हिसाब से देखा जाए तो 6 रुपये से टारगेट नहीं आया, 1900 का टारगेट था, 1906 का बॉटम है। बट आई थिंक जिनके पास है, आई थिंक अभी प्रोड्यूसर साहब ने जो कैलकुलेशन किया उनका कहना है कि 1 लाख की कमाई एक कॉन्ट्रैक्ट पे हो रही है। नहीं, बिल्कुल हो रही होगी, बिल्कुल सवाल ही नहीं है। जब हमने 10% का टारगेट दिया है तो उतनी कमाई होगी, 10 लाख का लॉट है। तो लाख रुपए तो साल भर में हमारे नहीं बनते। कहने का मतलब ये है कि अगर किसी के पास है तो रखना चाहिए। अगर 1900 पे बुक नहीं किया, 1906 के आसपास तो रखे। आई थिंक 2050 के स्टॉप लॉस और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से अभी भी चल सकते हैं। अच्छा, क्यों जरा चार्ट दिखाते हैं जो आपने दिया है, आप क्यों कह रहे हैं कि अभी भी रखना चाहिए? अभी भी आप मंदी की बात क्यों कर रहे हैं? इस चार्ट से शायद समझ में आएगा। ये देखिए, ये चार्ट हमने हफ्ता वसूली में भी ट्रैक किया था। इस चार्ट को उस नजरिए से देखना चाहिए कि 125 वाली चीज 2500 हुई है मोटा मोटी। 20 बैगर स्टॉक रहा है 5 साल में। उसका अब जिसने नीचे में माल क्वांटिटी में पकड़ा है, क्योंकि सारे वॉल्यूम नीचे हुए थे, तो वो अब डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है आराम से। 2-2.5 साल से आराम से डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है। और ये क्लासिकल हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन है, जहां पे आप देखेंगे कि जब पैटर्न बन रहा है तो भी जो हम वॉल्यूम्स देखते हैं, राइट शोल्डर, लेफ्ट शोल्डर और हेड के जो वॉल्यूम्स देखते हैं, नीचे के कॉलम में वॉल्यूम्स है और वहां मैंने डैश डाले हुए हैं, तो आप देखेंगे कि लेफ्ट शोल्डर में वॉल्यूम कम हुए, हेड में वॉल्यूम बढ़े, और राइट शोल्डर में जहां पे अभी भी डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है वहां पे वॉल्यूम्स पिकअप हो चुके हैं। हेड के बराबर नहीं आए, खाली एक दिन वॉल्यूम हुआ था जोर से जिस दिन टूटा है, बट एवरेज वॉल्यूम्स का भी सिग्नेचर इतना बढ़िया बन रहा है कि इसको हम एक कॉपी बुक लॉन्ग टर्म डिस्ट्रीब्यूशन हेड एंड शोल्डर पैटर्न बोलेंगे। अब बात यही है कि इसकी नेकलाइन तो फिर थोड़ी दूर है, अभी नेकलाइन तो इसकी काफी दूर है।
और नेकलाइन तक भी अगर आया तो आई थिंक इसको नेकलाइन किस करते करते ये तकरीबन आई थिंक 1750-1800 की रेंज में चला जाएगा, इसीलिए मैंने वो टारगेट्स दिए थे मोटा मोटी। तो नेकलाइन तोड़े कि नहीं तोड़े, नेकलाइन तक जाते जाते भी आई थिंक 1750-1800 की रेंज में स्टॉक चला जाएगा। इसके लिए मैं बोल रहा हूँ कि अभी भी होल्ड कर सकते हैं, सेकंड राउंड ऑफ सेलिंग आएगी, 2050 के ऊपर क्लोजिंग स्टॉप लॉस रख सकते हैं अगर किसी के पास वो उतना वेरिएशन, उतना रिस्क प्रोफाइल है किसी का। नहीं तो अगर आपको थोड़ा टाइट स्टॉप लॉस लगाना है तो आई थिंक 2010 का भी एक स्टॉप लॉस टाइट, 2011 का एक स्टॉप लॉस लगा के रख सकते हैं। नहीं, ये गलत चल रहा है। 1963 पे सेल कॉल नहीं दी, सेल कॉल जो आपको दी वो करीब 2200 रुपए के लेवल पर दी थी। अब सर्वेंद्र ये कह रहे हैं कि इस पोजीशन को आप बनाए रख सकते हैं, या तो आप 1900 के जो टारगेट थे वहां पर अगर आपने बुक कर लिया तो ठीक है, नहीं किया तो आप पोजीशन बनाए रख सकते हैं। और स्टॉप लॉस फिर से बता दीजिए अब। टाइट स्टॉप लॉस अगर रखना है तो 211 रुपए 60 पैसे कैश में, और अगर आप थोड़ा सा रिस्क और प्रॉफिट में खेल सकते हैं 2011 60 का आप टाइट स्टॉप लॉस रख सकते हैं, और अगर आप प्रॉफिट के साथ अपने खेल सकते हैं, मतलब आप 100 रुपए प्रॉफिट और गवा सकते हैं, तो 2051 का स्टॉप लॉस रहना चाहिए, 51 रुपए 60 पैसे का। ओके, तो ये एक मंदी का सौदा, और ये मंदी आगे लंबी चलेगी, इसकी तैयारी होनी चाहिए। ऊपरी लेवल्स पर ये जो टूटने लगा है, बिखर रहा है काउंटर, और आज भी यहाँ पर एक बहुत बड़ा करेक्टिव मूव देखने को मिल रहा है। बलरामपुर चीनी आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं, और मुझे कल याद है क्लोजिंग की ट्रेड में बलरामपुर चीनी और प्राज इंडस्ट्रीज दोनों रेडार पर आए थे। कल थोड़ी बहुत कमाई हुई, आज भी करीब 1-1.5% तक की तेजी देखने को मिली है। अब ये काफी भागने के बाद स्टॉक थोड़े से थक रहे हैं। रजत, कुछ लेकिन इस थकावट में मौका है क्या, या फिर एक ब्रेकआउट आएगा तभी लेंगे? देखिए, इसमें आप छोटा सा ट्रेड अगर 4 रुपया के लिए, मतलब 103 रुपया 70 पैसा अभी चल रहे, 108 तक की आपकी टारगेट होगी, और 102 के नीचे आप स्टॉप लगा के इसको ट्रेड लेंगे तो उसी तरह का ट्रेड एक आप ले सकते हैं। वो दैट ट्रेड इज डेफिनेटली पॉसिबल यहाँ पे, बट 108 के ऊपर चलने से ही फिर अच्छी मूव आएगा, जो कि 113 से 117 तक लेके जा सकता है। बट फिलहाल 108 के पहले उम्मीद करके छोटा ट्रेड ही लेना मुझको बेहतर समझ में आ रहा है। ओके, लेकिन रजत दा, थोड़ी देर पहले आपने जो कॉल दी थी प्रेस्टीज एस्टेट वाली, देखिए क्या ज़बरदस्त तेज़ी आई है, 8% ऊपर हो गया वो स्टॉक, अब 237 के करीब। और मैं देख रहा हूँ पूरे करीब 1.5-2 हफ्ते का वॉल्यूम आज एक दिन में होता हुआ नज़र आ रहा है। स्टॉक ने जो रफ्तार पकड़ी है दिन के हाइस पर इस समय, हालांकि यहाँ पर 280 रुपए तक के टारगेट की बात रजत कर रहे हैं, लेकिन आज जो टारगेट बन रहे हैं आज एक दिन के अंदर 8% का इजाफा अब तक हो चुका है। सर्वेंद्र, इस चार्ट पे क्या दिखता है आपको? नहीं, ये वॉल्यूम्स का बहुत महत्व है प्रदीप जी। आज के वॉल्यूम्स का महत्व इसलिए है क्योंकि अगर ये अपने 10 डे एवरेज से ऑलमोस्ट 3 या 4 गुना वॉल्यूम करके बैठा है ऐसे दिन जहां पे मार्केट का खुद का वॉल्यूम 30% नीचे है, आज 17,000 करोड़ हो गया, अभी 3 बजे तक आई थिंक 20,000 करोड़ के ऊपर हम नहीं जा पाएंगे, तो आई थिंक मार्केट का खुद का वॉल्यूम 30% नीचे है कैश वॉल्यूम, और वहां पे अगर ये 10 डे एवरेज से 4 या 5 गुना एक्स्ट्रा वॉल्यूम कर रहा है तो आई थिंक कमेंडेबल है। और इस बात का इंडिकेशन भी है कि कहीं अब इसके लॉन्गर टर्म बॉटम्स प्लेस में है, जो कि इसके क्वार्टरली सेटअप भी बता रहे, मतलब एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्वार्टरली बुलिश हैमर जिसको बोलते हैं वो इसने बनाया है। और कहाँ से बनाया है? 350 से गिरा तकरीबन 180 रुपए तक, वहाँ पे इसने बनाया है। तो मेरे हिसाब से भी आई थिंक वो शैडो पे इसका बॉटम तो हो गया है वहाँ से, क्योंकि ऑलरेडी बहुत भाग चुका है, तो अब आप वहाँ तो स्टॉप लॉस नहीं लगा पाएंगे। तो आज अपना 200 एवरेज दोनों क्रॉस कर रहा है विद वॉल्यूम, तो आई थिंक स्टॉक अच्छा है। और अब स्टॉप लॉस मैं इसमें बेटर दे दूंगा, 220 के नीचे स्टॉप लॉस रखें इसमें, 220 के नीचे स्टॉप लॉस रख के थोड़ा पोजिशनल इसमें ध्यान रखें। आई थिंक 270 280 के टारगेट्स इसमें नेक्स्ट 1 से 3 महीने के अंदर में आएंगे। एक पोजिशनल ट्रेड है डिलीवरी के लिए। ये प्रेस्टीज एस्टेट्स की बात हुई। इस बीच एक स्टॉक जो हर दोपहर भागता है, बैंकिंग स्टॉक है बंधन बैंक, 559 तक के लेवल्स, और यहाँ पर देखिए आखिरी 1 घंटे के ट्रेड में फिर एक्शन देखने को मिला है, लेकिन 1.5% ऊपर है आज। नॉर्मली ये 2-2.5-3% की तेजी दिखा देता है, आज वॉल्यूम कम है तो आधा मूव आया है। शुभम, 559 के लेवल्स पर अब चार्ट पर क्या मूव आने वाला है, क्योंकि ये स्टॉक 700-750 के आसपास से जो टूटना शुरू हुआ और वो पूरी रिकवरी इसमें आ चुकी है रफली। अब 200 रुपए और भागेगा या फिर थकेगा?
हंसना मुझे लगता है इसमें मोमेंटम काफ़ी पॉजिटिव है और बहुत ज़्यादा यहाँ पे डेटा पॉइंट नहीं है एनालिसिस के लिए, लेकिन फिर भी अगर शॉर्ट टर्म अगर हम यहाँ पे कॉल लें, मुझे लगता है जो प्रीवियस स्विंग हाई था 580 582 का, वो एटलीस्ट रिटेस्ट होना चाहिए और हो सकता है उसके पार भी निकलने में ये सफल हो। बट एटलीस्ट यहाँ से शॉर्ट टर्म की अगर हम बात करें, मुझे लगता है 580 का टारगेट देखने को मिलना चाहिए। और 3-4 दिन से जो कंसोलिडेशन हो रहा था वहां पे एक रेजिस्टेंस बना हुआ था 556 का, आज उसके पार निकल के क्लोज दे रहा है। तो मुझे लगता है ये सारे डेटा पॉइंट यही इंडिकेट कर रहे हैं कि 580 का नेक्स्ट मूव यहाँ पे देखने को मिलना चाहिए। तो खरीदने की सलाह होगी 552 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें और अपसाइड में 580 का टारगेट होगा। 580 के टारगेट्स। प्रकाश, इस पर आपकी क्या राय रहेगी? आपको 750 के आसपास महंगा लगता था, अभी महंगा? मैं तो जब ये नए आरबीआई गवर्नर आए थे तब जिस टाइप का अप्रोच शुरू हुआ था, रिकंसिलेटरी अप्रोच जिसको हम लोग कहते हैं, कि तभी मैं कहा था ये अब इसके अच्छे दिन आना शुरू हो गए। तो इसमें अगर आपने नहीं लिया था एक्सपोजर तब प्रॉफिट बुक कर लिया है, जो भी आपकी सलाह सुन के, तो अब इसको देखा जा सकता है। सो डेफिनेटली इट्स ऑन अ गुड ट्रैजेक्टरी। तो तेज़ी करनी चाहिए। अच्छा, आप थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि सीमेंट स्टॉक्स भी ढूंढने चाहिए, तो आज सुबह मैंने एक स्टॉक ढूंढा था, वो था जेके लक्ष्मी सीमेंट, और वो स्टॉक अब आपके सामने लेकर आते हैं। सुबह हम करीब 300-301 के भाव पर बात कर रहे थे, इस समय 313 का लेवल दिखाई दे रहा है। तो आज के दिन में आपने यहाँ पर करीब 11 रुपये की कमाई तो कर ली है। 320 के टारगेट थे सुबह, वागले साहब ने दिए थे, उस तरफ ये बड़ी रफ्तार से बढ़ रहा है, 315 तक तो जा चुका है। आज वक्त 5 मिनट का ही है, शायद आज टारगेट हासिल ना हो। ये स्टॉक पसंद है आपको प्रकाश? हाँ, यही तो मैंने रेकमेंड किया था आज से 2 हफ्ते पहले, 278 के लेवल पे था। और मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि बड़े और छोटे सीमेंट में दोनों में आपको, जैसे शुगर में होता है, आप बलरामपुर धामपुर EID से एक लेंगे और आप जो बाकी की सारी लंबी एक जो पूंछ है वहाँ से 1-2 लेंगे। सेक्टर को, सिक्लिकल सेक्टर को प्ले करने के लिए यू हैव टू टेक बोथ द बिग एंड द स्मॉल। आप बीच का लेके अगर बोले कि एक ही लूंगा और चल जाएगा, वो होता नहीं है। बास्केट अप्रोच जिसको कहते हैं, तो आपने बिल्कुल सही चुना है इसको। और ये मोमेंटम इसलिए है कि इनके पास सबसे बड़ी जो स्ट्रेंथ ये है कि एफिशिएंसी सबसे ज़्यादा है, तो प्राइस इंक्रीज के बिना भी मार्जिन ये मेंटेन कर पा रहे हैं। बिल्कुल। रजत, आप क्या देखते हैं इस चार्ट पे? 320 का टारगेट सुबह का तो पेंडिंग है, इस समय क्या कोई पोजीशन लेंगे? 3 महीने के हाईज पर आज ये क्लोज हो रहा है, सितंबर के बाद ये सबसे अच्छी क्लोजिंग है। देखिए, सबसे अच्छी क्लोजिंग है और इसका चार्ट पैटर्न जो है वो एक राउंडिंग बॉटम का है। तो ये राउंडिंग बॉटम पूरा होगा 340 के आसपास जाके, तो 340 का टारगेट बन के आप ले सकते हैं। बट बात ये है कि जब भी ऐसा उछाल इसमें आता है वो थोड़ा नीचे फिर मिल जाता है। तो पार्ट क्वांटिटी आज लीजिए, पार्ट क्वांटिटी को हो सकता है कल थोड़ा सा गिरावट में ले लेंगे, बट 340 ये जाएगा। और मैंने आपके साथ बात करते करते जितने सारे सीमेंट स्टॉक को रिव्यू किया है, दिस इज द बेस्ट स्टॉक। एंड आई सपोज प्रकाश ने ये शायद 300 के नीचे जिक्र किया था, तो हम दीवान जी का बात कर रहे हैं, तो उनका भी टारगेट शायद 350 के आसपास था। तो ये चलेगा वहाँ तक, इसमें कोई दो बातें नहीं है। 333 इनका टारगेट था, वो हासिल होने की पूरी तैयारी में दिखाई दे रहा है फिलहाल। और देखिए, एक के बाद एक स्टॉक्स जिस तरह से रफ्तार पकड़ रहे हैं। देना बैंक 19 के टारगेट के सामने 18.25 तक जाकर आया है। बैंक ऑफ बड़ौदा 123.24 की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जबरदस्त रफ्तार देखी जा रही है इन तमाम शहरों में। और आज की क्लोजिंग का वक्त अब करीब आ चुका है, तो 10,900 के ऊपर जो पूरे मंदी के संकेत थे उनको हमने काफ़ी निगेट कर दिया है, ये हम कहेंगे। और निफ्टी बैंक खासतौर पे अब 27,400 के ऊपर जो आज अब क्लोजिंग के लेवल आपको निफ्टी बैंक में दिखाई दे रहे हैं, ये बेहद ज़बरदस्त कहे जाएंगे। और मंदी के तरफ अगर आपका कोई भी ट्रेड था तो आपके स्टॉप लॉसेस ट्रिगर होते हुए आज नज़र आए हैं। इस ज़बरदस्त स्विंग में निफ्टी बैंक लॉन्ग करके जाएंगे। अब इस क्लोजिंग को देखते हुए रजत, क्या है आपका ट्रेड? ये प्रदीप, लॉन्ग करके तो जाना चाहिए, लेकिन एक चीज़ आपको बोलना चाहूँगा कि आज के दिन मैंने कई सारे ट्रेडर को सुना है कि वो निफ्टी बैंक में शॉर्ट जा रहे हैं और वीक लग रहा है। बट आई फॉलो वन एडेज दैट इज नेवर शॉर्ट अ डल मार्केट। एंड स्पेशली वो अगर बैंक निफ्टी हो तो उसमें कभी डल मार्केट में शॉर्ट नहीं करना चाहिए। और वो ऐसी रंग ढंग बहुत बार दिखाया था, सारी दिन नीचे पड़ा हुआ था और बाद में जाके लास्ट 1 घंटा में 200-300 पॉइंट टान देता है। वही हुआ है। मुझको लगता है ये 27,450 जब पार कर लेगा तो 27,590 की टारगेट बना लेगा।
सर्वेंद्र और शुभम, आपको क्या लगता है, निफ्टी या निफ्टी बैंक में जाते जाते कोई ट्रेड आप लेंगे? प्रदीप, मेरा यहाँ पे व्यू इंट्राडे के लिए तो गलत हुआ, बिकॉज निफ्टी बैंक में मुझे लगता था कि न्यू हाई नहीं बनेगा, बट हम न्यू हाई पर है। बट फिर भी मुझे इंडेक्स में कंफर्ट बहुत ज़्यादा नहीं है, बट अगर मुझे फिर भी पिक करना है तो मुझे लगता है एसबीआई का डेटा पॉइंट काफ़ी इंटरेस्टिंग है। फ्रेश लॉन्ग्स बिल्ट हुए हैं, 300 का हाईएस्ट कॉल स्ट्राइक था, उसके बाद निकल करके क्लोजिंग दे रहा है। तो अगर बैंकिंग स्पेस में कोई फ्रेश ट्रेड बनाना चाहिए, मुझे लगता है एसबीआई होगा, जहां पे 312 313 तक का टारगेट मुझे लगता है आता हुआ दिखेगा। 297 के स्टॉप लॉस से लॉन्ग करने का यहाँ पे सलाह होगा। तो ये फिलहाल आपके लिए अब 300 के लेवल्स, और अजित वही कह रहे थे कि 300 के पार निकलेगा तभी लेंगे। 298 वाज अ कंप्लीट नो ट्रेड जोन और ये 300 पर क्लोज दिखा रहा है। आज बैंकिंग काउंटर्स ने एक पूरा यू टर्न लिया और इसमें आपने दाद देनी चाहिए एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक की, क्योंकि इन्होंने लीड किया है उस मूव को। फिर आईसीआईसीआई बैंक में रिकवरी आई। आईसीआईसीआई बैंक आज करीब करीब 1% ऊपर जाकर टिकेगा। एक्सिस में तो तेजी वैसे भी थी, 1.5% ऊपर। येस बैंक में आज एक्शन था, 1.5% तक की बढ़त। इंडसइंड बैंक आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं, क्योंकि ये भी आज सुबह में काफी मार खा रहा था। इनफैक्ट दोपहर तक दबाव था, एकदम फ्लैट 1596 के लेवल्स पर यह आकर टिका है। और सरकारी बैंकों में मिड कैप सरकारी बैंक मिसाल के तौर पर यूको, कैनरा, यूनाइटेड बैंक, बीओआई, इन सब में एक्शन देखने को मिला। लेकिन बैंक ऑफ बड़ौदा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इन स्टॉक्स में भी हमने देखा है। इंडियन बैंक जैसे काउंटर्स में अच्छा वॉल्यूम एक्शन, प्राइस एक्शन दर्ज हुआ है। ऑटो कंपनियों के नतीजे यहाँ पर बिक्री के आंकड़े आए। एमएनएम ने निराश किया, मारुति से कुछ निराशा हाथ लगी, लेकिन आयशर के सिर्फ सीवी व्हीकल्स के मेरे ख्याल में कल सुबह वो रॉयल एनफील्ड के भी आंकड़ों पर बाजार रिएक्ट करेगा। और एस्कॉर्ट्स ने आज हमने देखा एक अच्छी खासी तेजी दिखाई। ये एक थीम थी। रियल्टी में भी हमने देखा है फिर नई जान आती हुई, क्योंकि प्रधानमंत्री आवास योजना की छूट 2020 तक जारी रखी गई है। इन तमाम खबरों के बीच जनवरी की शुरुआत में पहले ट्रेडिंग सत्र में इस साल के हमने देखा है मार्केट ने एक बढ़िया वॉलेटाइल मूव दिखाया और तेजी पर फाइनल क्लोज आया है। भले ही वॉल्यूम सिर्फ 5.5 लाख शेयरों के रहे हों, लेकिन निफ्टी बैंक 1% ऊपर, निफ्टी में 0.5% की बढ़त और 10,900 के ऊपर एक क्लोज देखने को मिला है। अब वो स्टॉक्स आपकी स्क्रीन पर लाते हैं जिनमें पूरा एक्शन था। तो भारतीय एयरटेल, बीपी, एचपी ये आखिरी 1 घंटे के ट्रेड्स साबित हुए और एचडीएफसी में भी हमने देखा आखिरी 2 घंटों में ही सबसे ज्यादा एक्शन। बैंकों में ये सभी वो निजी बैंक थे जिन्होंने बाजार में पूरा जोश भरा और नई जान आई है, नई ऊर्जा के साथ यहाँ पर तेजी का मूव देखने को मिला है। तो ये कुछ इंटरेस्टिंग ट्रेड्स मंदी की तरफ, हालांकि एमएनएम जिसका हम जिक्र कर रहे थे, आइबुल हाउसिंग, मेटल्स में आज फीकापन था और एचयूएल जैसे काउंटर्स में भी कुछ मुनाफा वसूली के ही अंश। तो ये थे आज के स्टॉक्स जिन्होंने खास तौर पे हलचल दिखाई। लेकिन देखिए वो तमाम शेयर्स जिन पे हमारी नज़र थी उन्होंने आज आपको बहुत ही तगड़ा परफॉर्मेंस दिखाया है। वो कुछ एक मिड कैप स्टॉक एक बार आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। इजाज़त ले उसके पहले तो प्रेस्टीज एस्टेट देखिए फाइनली 7% ऊपर, 10 गुना वॉल्यूम के साथ। जेके लक्ष्मी सीमेंट देखिए 6% ऊपर है और यहाँ पर अगर आप वॉल्यूम देखें तकरीबन 4 गुना वॉल्यूम औसत के सामने। क्वेस्ट कॉर्प 6% ऊपर बंद होता हुआ नजर आया है आज के ट्रेड में। देना बैंक 5-5.5% ऊपर। सुबह हमने देना बैंक पर तेजी का कॉल दिया था और ये स्टॉक भी जबरदस्त वॉल्यूम के साथ आज का ट्रेड करने में कामयाब रहा पूरे दिन। ओबेरॉय रियल्टी एक और स्टॉक होगा जिस पर हमारी लगातार नजर है। और ये सारे स्टॉक्स जिन्होंने कमाई करके दी मिड कैप्स के लिहाज से दिन के आखिर में जो इक्वेशन अब नजर आ रहे हैं, 5 में से 3 स्टॉक ऊपर है, अगर 2 में गिरावट है। तो पॉजिटिव मूड में आज बाजार की क्लोजिंग हुई है। हालांकि नज़दीकी रेंज के काफ़ी ऊपर की तरफ हम आ गए हैं, तो कल सुबह आपको एक बार फिर से सोचना पड़ेगा कि क्या अब और ऊपर जाने की जगह है या ऊपर कहीं राइटर्स तो नहीं खड़े हैं। ये सवाल शुभम से हम कल सुबह पूछेंगे। फिलहाल लेंगे इजाज़त। नए साल के पहले दिन इस शानदार क्लोजिंग के साथ आप सभी को नए साल की एक बार फिर से हार्दिक शुभकामनाएं। फिलहाल इजाज़त लेंगे प्रकाश, सर्वेंद्र, शुभम और रजत आप सभी से इसके साथ ही।